Hello and welcome to the show. Hello and welcome to किस्मत और कुंडली प्रोग्राम किस्मत और कुंडली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम किस्मत और कुंडली में पार्ट लेने के लिए आपको देना होगा हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, और आपके डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर से आपकी जन्म कुंडली यहाँ पर निकाल करके जो भी आपके सवालात होंगे उसके हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। डिटेल्स में हमें जो चीज़ आपसे चाहिए वो है डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। ये तीन चीज़ मिल जाए ताकि आपकी पूरी कुंडली को यहाँ पर देखा जा सके और उससे आपके सवालों के जवाब दिए जा सके। मान लीजिए आपके पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं हुआ तो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर से कुछ सवाल हैं कि जिनके जवाब दिए जा सकते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनके जवाब नहीं दिए जा सकते। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि डेट, टाइम और प्लेस तीनों ही हो, तभी जा कर के पूरी कुंडली बन पाएगी। जब कॉल करें तब टेलीविज़न का वॉल्यूम बिल्कुल बंद हो ताकि आपकी हमारी बात आसानी से हो सके। टेलीविज़न का वॉल्यूम अगर आपका हाई हुआ तो हमारे लिए आपके साथ बात करना थोड़ा मुश्किल होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। थोड़ा होता तो चल भी जाता लेकिन काफ़ी मुश्किल होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि टेलीविज़न का वॉल्यूम बंद हो, आपके पास अपना रिमोट कंट्रोल पड़ा हो ताकि जिस वक्त आपकी हमसे बात होना शुरू हो जाए आप उसी वक्त अपने टेलीविज़न के वॉल्यूम को बंद कर सकें। जिनके बारे में जानना है उनकी बर्थ डिटेल्स आपको देनी होगी। किसी की डिटेल से किसी के बारे में कोई चीज़ नहीं बताई जा सकती। जिनके बारे में जानना है उनकी बर्थ डिटेल्स दीजिएगा। डिटेल्स का होना ज़रूरी है, डिटेल्स का एक्यूरेट होना ज़रूरी है। डिटेल्स का सिर्फ होना काफ़ी नहीं होता, उसका एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। तो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये तीनों सही होने चाहिए। आगे पीछे होंगे तो कुंडली आगे पीछे बनेगी। जितनी कुंडली आगे पीछे होगी उतनी प्रेडिक्शन आगे पीछे होगी, जितनी प्रेडिक्शन आगे पीछे होगी उतना आपका मूड आगे पीछे होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर करिएगा कि डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ सही हो, एक्यूरेट हो। एज इट इज़ एस्ट्रोलॉजर की बहुत सारी लिमिटेशंस होती है। तो अगर आप डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ सही नहीं देंगे तो लिमिटेशन बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी, ये याद रहे। तो मेक श्योर करिएगा कि डिटेल्स हो और एक्यूरेट हो, जिनके बारे में जानना है उनका हो। डिटेल ऐसे ही है ना, टाइम ऑफ बर्थ जैसे खाने में नमक है तो क्या खाने में नमक डाल दिया तो इनफ है? नहीं, नमक का होना ज़रूरी है, उसका सही क्वांटिटी में होना ज़रूरी है। सिर्फ होने से कुछ नहीं होगा, सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं, सही क्वांटिटी। तो ये खास ख्याल रहे उसकी। और करते हैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत। बताते चले कि हम आपके लिए स्पेशल शो प्लान कर रहे हैं, जल्दी ही आपको बताएंगे। स्पेशल शो में हमारे साथ होंगे आदित्य जी। हम इसमें डिस्कस काफ़ी सारे आप लोगों की ओर से सजेशन आ चुके हैं कि कौन से सब्जेक्ट को डिस्कस किया जाए। उनमें से जो सब्जेक्ट मैं और आदित्य जी सोच रहे थे कि हम डिस्कस करें शो में, वो है अष्टक वर्ग। क्यों अष्टक वर्ग हमने कभी टीवी पर डिस्कस नहीं किया, तो गहराई से नहीं किया। वैसे कुछ समय पहले मैंने एक अष्टक वर्ग चार्ट यहाँ पर बनाया था। एक भाई साहब का फ़ोन आया था कुछ दिनों पहले। वो शायद किसी डबल ग्लेजिंग शॉप में या ऐसे किसी शॉप में काम करते थे, उनको अपना बिज़नेस करना है, तो उनका अष्टक वर्ग बनाया था। तो पहला अष्टक वर्ग मैंने कभी टीवी पे, बोर्ड पे अष्टक वर्ग किसी का नहीं बनाया। तो अष्टक वर्ग की बात करेंगे। दूसरा प्रिंसिपल जो मैं सोच रहा था वो था वास्तु। तो या कॉन्सेप्ट, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है वास्तु। तो या तो वास्तु के ऊपर बात करेंगे या अष्टक वर्ग के ऊपर बात करेंगे। अनलेस आपका कोई और सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा, तो उस पर बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। शायद हमारे साथ दो गेस्ट हो, एक तो आदित्य जी होंगे, दूसरे मनोज तिवारी जी होंगे। लेकिन अभी उनकी ओर से मुझे डेट्स पूरी मिली नहीं है, तो जब डेट्स मिल जाए उनकी ओर से, फिर टीवी के एयर टाइम की अवेलेबिलिटी, टीवी का सब कुछ सही हो, मैं तो आ ही जाता हूँ। मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन महानुभावों का टाइम मिलना मुश्किल है। टीवी का अपना सारा कुछ सेटिंग, तो वो सारा एक बार हो जाए उसके बाद हम
शो मैं आपको डेट बता दूंगा। उस दिन हमारे साथ 2 मेहमान होपफुली होंगे, शायद दोनों आ पाए या दोनों में से कोई एक आ पाए, लेकिन अष्टक वर्ग और वास्तु इनमें से एक टॉपिक हम सोच रहे हैं कि करें, बट अनलेस आपका कोई और सुझाव हो तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं। एक्चुअली मैं चाहता हूँ वक्री ग्रहों के ऊपर बात करना, लेकिन जो इस साल की प्लानेटरी प्लेसमेंट है उसके ऊपर, लेकिन उसमें एक दुविधा है, बट एनीवे फिर कभी आपको बताएंगे क्या दुविधा है। लेकिन फ़िलहाल अष्टक वर्ग सोचा हुआ है और वास्तु, तो आप बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं, अनलेस कोई और सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा। कल सूर्य ग्रहण था। हमने 2 हफ्ते पहले आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपके साथ 22 तारीख सोमवार के दिन ग्रहण की बात करेंगे, सूर्य ग्रहण के ऊपर। तो आज 22 तारीख है और आज हम थोड़ी चर्चा सूर्य ग्रहण के ऊपर करेंगे। आइडियली मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि डिस्कशन हो इंडियन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और ग्रहण का क्योंकि सबको अपना चंद्र राशि नहीं पता होती, लग्न राशि, इसलिए मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ये प्रोग्राम आज का ग्रहण का बेस कर रहा हूँ, उसके ऊपर सारी तैयारी करके आया हूँ, क्योंकि सबको अपने स्टार साइन पता होते हैं। वैसे ही जनरल प्रेडिक्शन है, तो आई वुड गो विद वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। सो 2 एंगल है देखने के, साइडेरियल और ट्रॉपिकल एपिहर्मिस, ये 2 तरीके हैं देखने के। एक्चुअली ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन उसको डिस्कस करना टेक्निकली थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वरना ये ज़रूर देखा जा सकता है कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्यों फ़र्क है और क्या फ़र्क है, क्यों फ़र्क है। ये हम क्या फ़र्क है वो तो मैं आपको बता सकता हूँ, 22 डिग्री का फ़र्क है, लेकिन क्यों ये फ़र्क है ये दिखाने के लिए आइडियली एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड चाहिए और काफ़ी सारे डायग्राम्स आपको बताने पड़ेंगे, तभी जा कर के हम वो समझा पाएंगे। वरना करंट स्ट्रक्चर में, करंट जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है बोर्ड, ये पेन, इसमें वो समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, या तो मैं उतना क्रिएटिव नहीं हूँ इस वजह से, लेकिन वो चीज़ समझाना डिफ़िकल्ट होगा, और ये कोई ज्योतिषी भी आपको नहीं समझा पाएगा। आप को ये बता सकता हूँ, अनलेस कि वो वाकई उसको फ़र्क पता है क्या इन दोनों में है और उसने स्टडी की हो। बाकी ये ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बता पाएंगे कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्यों फ़र्क है, इसका कारण क्या है। बट एनीवे चलिए उस पर फिर बात करेंगे। तो हमारा अभी जो ग्रहण हुआ है वो हुआ है इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम बात करें तो ये ग्रहण हुआ है मिथुन राशि में इधर, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के एंगल से बात करें तो ये ग्रहण हुआ है इधर कैंसर में। ओके, इनफैक्ट कैंसर में भी वो एकदम 0 डिग्री पे हुआ है, मतलब यहाँ कहीं एकदम 0 डिग्री पे, 0 डिग्री कैंसर की शुरुआत में ये ग्रहण हुआ है। सो हम कैंसर लेकर के चलेंगे, लेकिन आपने क्या करना है कि अगर वैसे अप्लाई ये ग्रहण जो है ना, इसकी मिथुन और कैंसर दोनों की असर इसलिए होगी इवन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्योंकि ये 0 डिग्री का ग्रहण है, एकदम ही बॉर्डर पर है, तो इसलिए इस साइन पर भी उसकी असर तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ये याद रखिएगा। तो आपको अपनी स्टार साइन तो सुननी है, लेकिन अपने से पहले वाली स्टार साइन भी सुननी है। ओके, तभी जा कर के आपको समझ आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी एरीज से शुरू करूँगा, ठीक है। तो एरीज वालों को एरीज का तो सुनना ही सुनना है क्योंकि ग्रहण इधर है, चौथे घर में है, लेकिन वो साइन के जिसके ये तीसरे घर में पड़ता हो उसका भी सुनना है, मतलब टॉरस का भी, उनको एरीज वालों को एक साइन आगे का भी सुनना है। आपको शायद एक साइन आगे का भी एप्लीकेबल हो, तो ये याद रखिएगा।
सो आई एम सॉरी, नॉट टॉरस, एक साइन पीछे, मतलब इसका भी सुनना है। बेसिकली आपको तीसरे चौथे घर का अगर मैं बता रहा हूँ तो चौथे घर का भी सुनना है और तीसरे घर का भी सुनना है, तो तभी जा कर के आप समझ पाएंगे इस पर। तो ये बात है। करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। हम एरिस से शुरू करेंगे और एरिस से लेकर के पाइसिस तक अगले सेगमेंट से शुरू करते हैं। इस सेगमेंट में हमारे पास तकरीबन 2-1 मिनट पड़े हैं, तो अगले सेगमेंट से शुरू करेंगे। हमारे पास 5 सेगमेंट है और 12 राशियां हैं, तो 5 सेगमेंट में 12 राशियों को कंप्लीट करना है। मैं अपनी ओर से कुछ नोट्स, बुलेट पॉइंट्स लिख करके आया हूँ, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत गहराई से नहीं देखना। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, खाली उसी को कवर करेंगे। एक्लिप्स क्या है ये बताते चले। एक्लिप्स कोई इन अ वे रेयर है, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है, ये ख्याल रहे। एक्लिप्स से ज़्यादा रेयर तो जुपिटर का ट्रांजिट है और सैटर्न का ट्रांजिट है। लेकिन एक्लिप्स इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस घर में एक्लिप्स होगा वो घर आपका अटेंशन मांगेगा। वो पर्टिकुलर हाउस, वो पर्टिकुलर सेक्टर, वो पर्टिकुलर एरिया आपका अटेंशन मांगेगा। इसका एग्जाम्पल आपके पूरे बॉडी में कितना एरिया है, काफ़ी सारा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई छोटी सी पिन या छोटी सी सुई कोई मारता है, तो एक ज़रा सा इधर एक ज़रा सा आपका सुई लगा, या एक चूटी ने काटा आपको, एक चूटी आपको काट गई इधर, आप सारी दुनिया भूल करके उस क्षण के लिए, उस मोमेंट के लिए आपका सारा ध्यान उधर जाएगा जहाँ पर आपको सुई लगी या पिन किसी ने मारी या चूंटी ने काटा। आपका सारा ध्यान कम टाइम के लिए जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको ज़रा सी सुई मारी, अब ज़िंदगी भर बैठे रहोगे को मुझे यहाँ सुई लगी, ओ हो मेरे साथ तो बड़ा माड़ा हो गया। ऐसा तो होने वाला नहीं, पूरी ज़िंदगी नहीं जाएगी उसमें, कुछ टाइम के लिए। लेकिन एक्सट्रीम फोकस आपका कॉन्सेंट्रेटेड, सारा उसी फोकस, एक ही जगह पर सारा कॉन्सेंट्रेशन आपका जाएगा जहाँ पर आपको सुई लगेगी। तो ग्रहण जो है वो सुई की तरह समझिए। आपकी कुंडली में ये 12 घर है, 12 घरों में आपकी सुई जिस घर में लगेगी, जहाँ पर भी वो, फॉर एग्जांपल ग्रहण किसी की कुंडली में 5वें घर में हो रहा है, तो 5वें घर में अगर ग्रहण हो रहा है तो 5वां घर काहे का है? 5वां घर हमारा फ्यूचर है, 5वां घर रिलेशनशिप, लव, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उसका है, 5वां घर एजुकेशन का है। तो डिपेंड करेगा आप किस एज में है, तो वो एरिया आपका फोकस मांगेगा। अब फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है 12 साल का, उसके 5वें घर में ग्रहण हो रहा है। अब 12 साल में कहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, तो एजुकेशन के ऊपर, 5वां घर फिजिकली स्टमक के ऊपर, तो वो एरिया अटेंशन मांगेगा। फिर अपने टीन्स में, 20s में, 30s में हो तो शायद रिलेशनशिप में, 40s में, उसमें ज़्यादा जवाब हम या पढ़ाई या एजुकेशन या इवन रिलेशनशिप की और ये अटेंशन मांग सकता है। फिर कोई अपने बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, 80 ईयर्स के हैं, 90 ईयर्स के हैं, अब वो नया रिलेशनशिप या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने जाना लाइक्लीहुड लेस है, मैं नहीं कहता गलत है, सही है, लेकिन कम चांस है। तो उनका अटेंशन कहाँ जाएगा? 5वें घर में। औलाद से रिलेटेड, ग्रैंड चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई चीज़ परेशान कर सकती है, या वहाँ वो बेसिकली अटेंशन मांगेंगे। अटेंशन मांगना कभी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंड। तो बेसिकली डिपेंड करेगा कि आप उम्र के किस मुकाम पर है, किस स्टेज पे है, उसके हिसाब से भी आपको फिर समझना होगा। तो बेसिकली ग्रहण जिस घर में होगा वो घर आपका फोकस या अटेंशन मांगेगा फॉर अ लिटिल वाइल बट वेरी इंटेंस। तो ये याद रहे। बात करते हैं इस पे, और फिलहाल हम बढ़ रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक की ओर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी, हम आपसे एक्लिप्स की बात कर रहे थे। सो एक्लिप्स अगेन काफ़ी इंटेंस उसकी असर होगी, उस पर्टिकुलर घर में होगी, वो आपका अटेंशन मांगेगा, तो उस घर पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दैट्स अबाउट इट। एक्लिप्स की असर कितने समय रहेगी
इसमें सभी ज्योतिषियों का अलग अलग मानना है। कोई 6 महीना भी कहता है, कोई सबका अलग अलग इसमें मान्यता है। मैं समझता हूँ कि आप इसको एक नक्षत्र साइकिल मतलब 28 दिन तक समझिए, 27-28 दिनों तक उसकी असर रहती है। कभी कभार आपको उसकी असर एक हफ़्ता पहले भी फील हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक्लिप्स उसी टाइम। ये आज तक मुझे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन कभी कभार आपको थोड़ा बहुत पहले भी उसकी असर देखने मिल जाती है। खाली एक्लिप्स की बात नहीं है, सारे प्लानेटरी प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, सारे ट्रांजिट की बात करें, तो कभी कभार आपको वो ट्रांजिट के थोड़ा टाइम पहले ही उसकी असर देखने मिल जाती है। स्पेशली अभी मैंने ये ख़ास नोट किया जब लास्ट नवंबर में चेंज हुआ जुपिटर, और जनवरी में जब सैटर्न चेंज हुआ, उसकी असर मैंने बहुत ज़्यादा इस बार देखा ये फिनोमिना कि जहाँ पर असर चेंज होने से पहले ही पड़ जाती है। आई सपोज़ कि ये ऐसे ही होता होगा। ये एस्ट्रोलॉजी की किताबों में नहीं लिखा, लेकिन ये मेरी समझ में जो थोड़ा बहुत आया, मुझे लगता है कि ऐसे ही है कि जैसे हम हॉलीडे पे नहीं जाते, अब हम हॉलीडे जाने वाले हैं, तो क्या हमारा दिमाग, हमारा हॉलीडे का मूड तभी शुरू होता है जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं क्या? फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो हॉलीडे के लिए इंडिया या स्पेन या दुबई वेरेवर, तो आप वहाँ लैंड करोगे, उसके बाद होता है हाँ बिल्कुल अब मैं आया हूँ, अब मेरा हॉलीडे शुरू हो रहा है, तब होता है शुरू? नहीं, आपका माइंड उस हॉलीडे में ऑलरेडी ट्रांजिट कर चुका है। आप फ्लाइट में बैठने से पहले, बल्कि 1-2 दिन पहले आपके कई काम होंगे, आपको हो गया हॉलीडे के आने की बात करेंगे, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। एक दिन पहले ही आप कितने एक्साइटेड होते हैं, कितने खुश होते हैं, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, डिपेंड करता है कहाँ हॉलीडे है और किसके साथ जा रहे हैं, बहुत कुछ मैटर करेगा उसमें, फैक्टर्स इसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लेकिन यह है कि आप ऑलरेडी एक्साइटेड है, ऑलरेडी उस हॉलीडे के मूड में जा चुके हैं। आप रास्ते में जा रहे हो, आप इमेजिन करिए कि आप गाड़ी में हैं, टैक्सी में हैं, आप जा रहे हैं एयरपोर्ट, और आप की फ़्लाइट 3 घंटे के अंदर है, तो 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आपकी फ़्लाइट होगी। आप ऑलरेडी निकल चुके हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, तो कितने आप एक्साइटेड, आप ऑलरेडी सेट ऑफ हो चुके हैं और आपका माइंड ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका है। क्यों? अभी तो आप अपने ही शहर में हैं, हॉलीडे में गए कहाँ, लेकिन माइंड ट्रांजिट कर चुका है। सो बात ये है। इसी तरह सितारों में भी ऐसे होता है, जब वो ट्रांजिट करते हैं ना, उससे पहले ही हमें कहीं ना कहीं उसकी असर फील होना शुरू हो जाती है। बट चलिए, ये बात थी। अब हम बात करेंगे स्टार साइन के ऊपर। अच्छा, आपको माफ़ी चाहता हूँ अगेन, आपको अपनी साइन तो सुननी है, आपको अपने से एक साइन आगे भी सुननी है। सो एरीज को एरीज सुनना है और टॉरस सुनना है, टॉरस को टॉरस सुनना है, जेमिनाई सुनना है। तो आपने अपनी साइन और अपने से एक साइन आगे सुननी होगी। शायद आपको आगे वाली साइन का भी असर मिले, शायद आपको आगे वाली साइन का भी असर देखने मिले। इसका रीज़न ये है जो मैंने आपको बताया, एक्लिप्स एकदम एज पे हो रहा है यहाँ पर, सो उस वजह से शायद आपको एप्लीकेबल हो पीछे वाली साइन। तो ये है पीछे वाला हाउस, नॉट पीछे वाली साइन। तो एरीज वालों के लिए अभी हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अगले जुलाई की 20-21 तारीख तक की ये प्रेडिक्शन है, ठीक है। और आपने मुझे फीडबैक देना है, कितने हद तक सही था, कितने हद तक नहीं था, एकदम सही था, थोड़ा बहुत सही था, नहीं कुछ एप्लीकेबल नहीं था, या इनफैक्ट प्रेडिक्शन कुछ की बात कुछ और आ गई, एकदम गलत हुई, कुछ भी आप फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। तो एरीज वालों के लिए, एरीज कौन है? जिनका जन्म होता है मार्च महीने की 21 तारीख से लेकर के अप्रैल महीने की 21 तारीख तक। ओके, तकरीबन ये वैसे ये डेट्स भी हर बार मैं आपको कहता हूँ कि जो कस्प पे पैदा हुए उनसे तो माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि उनका पता नहीं होता कि उनका साइन कौन सा है। किसी का जन्म एकदम कस्प पे हुआ है ना, तो उनको फिर पर्टिकुलरली उनका चार्ट देखना पड़ता है, तभी जा कर के समझ आती है। सो मैं भले एरीज के लिए डेट्स लिखी है, अगली मैं डेट्स नहीं लिखूँगा, आप खुद ही ऑनलाइन पता कर लीजिएगा कौन सी आपकी स्टार साइन बनती है। लेकिन मैं आपको डेट्स थोड़ा बहुत बता दूंगा, क्योंकि लोग अक्सर मुझे यहाँ लिखी हुई डेट के ऊपर कोट करते हैं। अब ये डेट्स जो है ना, वो आपको अलग अलग जगहों पर शायद अलग अलग मिले, तो उसका कोई और तरीका नहीं है सिवाय कि आपका पर्सनल चार्ट बनाया जाए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से, तो पता चलेगा कि आप कहाँ फिट होते हैं, इसमें या इसमें, डिपेंड करेगा। बट एनीवे, एरीज वालों के लिए, जिनका स्टार साइन एरीज है, उनके लिए ये ग्रहण हो रहा है चौथे घर में। ओके, तो इनका जो अटेंशन चौथा घर मांगेगा।
अब चौथा घर क्या रिप्रेजेंट करता है? चौथा घर रिप्रेजेंट करता है माँ, चौथा घर रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, खुशी बेसिकली। ओके, मुझे लगता है जो मैंने जो फिलोसोफर से सुना है, ओके, और ये बात मैं बहुत अग्री करता हूँ। हम जो है ना, हम प्लेजर को हैप्पीनेस समझते हैं, तो प्लेजर डिफरेंट है, हैप्पीनेस डिफरेंट है, लेकिन उसमें बीच में फाइन लाइन होगी। लेकिन हम कहीं ना कहीं ज़िंदगी में प्लेजर को हैप्पीनेस समझ के बैठे हैं। वही बात है जो पहले भी आपको एग्जांपल दिया। एक व्यक्ति को जलेबी बहुत पसंद है और उसको भूख भी बहुत लगी है और उसको जलेबी पसंद भी बहुत है, और कोई एकदम गरम गरम क्रिस्पी जलेबी कोई लेकर के उसके लिए आता है, उसके सामने है, वो जलेबी देख करके वो खुश होगा। वो थोड़ी जलेबी खाएगा, बड़ा खुश होगा, वाह जलेबी, या गोलगप्पा या वो व्हाटएवर स्नैक जो भी। तो हम उसको समझते हैं कि हैप्पीनेस है, कि हम हैप्पी हो गए वो जलेबी को देख कर। एक्चुअली वो हैप्पीनेस नहीं है, वो प्लेजर है। और प्लेजर जो है वो कम होता जाएगा, हैप्पीनेस बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। प्लेजर कम कैसे होता है? वही जलेबी आपको बहुत ही अच्छी लगती है, आप बड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लेकर कोई जलेबी आ रहा है, अभी खाएंगे। जलेबी आई, आपने खाया, मज़ा आया, ओह वाह जलेबी कितनी अच्छी जलेबी, वाह वहीं से लानी चाहिए, बस वो तो बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं फलाना रिमका। एक खाई, मज़ा आया, दूसरी खाई, मज़ा आया, तीसरी खाई, वाह क्या जलेबी है, चौथी बस 4 इनाफ है, पाँचवीं, छठी जलेबी पे तो, 7वीं जलेबी पे तो जलेबी के तरफ आपको नफरत हो जाएगी, आपको उल्टी हो जाएगी अगर ज़्यादा खा ली तो। क्यों? पहली जलेबी तो बड़ी खुशी दे रही थी, दूसरी में बड़ा आनंद आया, तीसरी में मज़ा आया, चौथी में आपको लगा बस बहुत हो गया, छठी 7वीं जलेबी पे तो आपने कहा कि मुझे अब खानी नहीं है, अरे नहीं 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 खा सकते। क्यों? ये प्लेजर है, ये हैप्पीनेस नहीं है। ओके, ये याद रहे। खिलौना है, एक बच्चा, आप खिलौना लाए, नया खिलौना हो, बाकी सारे खिलौने भूल जाएगा, बच्चा उसी खिलौने को फेवरेट बना लेगा जो उसका नया आया है, बड़ा खेलेगा उसके साथ, थोड़े दिनों में वो खिलौना चला जाएगा, नया आएगा, तो उसका प्लेजर उसमें से ख़त्म हो गया। तो ये हर मामले में हम देखते हैं, शादी या इवन रिलेशनशिप, वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बड़ा अच्छा लगता है इनिशियली, ओ हो ये उसके जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है, अरे रे 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 क्या केमिस्ट्री है हमारी, ओ हो हमारी थिंकिंग इतनी मिलती है, अमेजिंग। वही केमिस्ट्री का पता नहीं, केमिस्ट्री में फिर इतना केमिस्ट्री होती है कि एक्सप्लोजन हो जाता है बाद में, तो फिर आपको डिफरेंसेस पता चलने लगे। तो प्लेजर अलग है, हैप्पीनेस अलग है, ये याद रहे। ये मटेरियल चीज़ों में ज़्यादातर प्लेजर है। कहने का भावार्थ ये है, जबकि ये दोनों बहुत ऑपोजिट है। ओके, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस कुंडली में। उप्स, चलो चंद्रमा ही गिर गया। सो मून रिप्रेजेंट करता है हैप्पीनेस, और राहु रिप्रेजेंट करता है कुंडली में, वैसे चंद्रमा भी इन अ वे प्लेजर करेगा थोड़ा बहुत, बट राहु एक्चुअली प्लेजर ज़्यादा इंडिकेट करेगा। राहु प्लेजर का फुलफिलमेंट, मतलब ग्रेटिफिकेशन। ओके, वो राहु ग्रेटिफिकेशन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वो राहु रिप्रेजेंट करेगा। तो ये है। दूसरा वीनस भी इन अ वे, वीनस टीवी नहीं, वीनस जो प्लैनेट है वो भी हमारे वो भी प्लेजर दिखाता है। तो वीनस और राहु, और वो दोनों आपस में दोस्त भी बहुत है, ठीक है। तो ये प्लेजर एंड ग्रेटिफिकेशन वो राहु और वीनस दिखाता है। लेकिन राहु इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अपने इच्छाओं को जो चाहते हैं वो पूरा हो, उसी वक्त पूरा हो, उसी वक्त मुझे मिल जाए और बाद में जो होना है हो जाए, लेकिन मुझे ये अपना काम करना है, वो राहु दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल जलेबी की बात करते हैं, एक बंदे को हैवी डायबिटीज़ है लेकिन उसको जलेबी बहुत पसंद है,
तो शुगर कंट्रोल में नहीं है, लेकिन सामने जलेबी आ गई, अब वो क्या कहेगा, यार थोड़ी खा लेता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, ज़रा सी खा लेता हूँ। भाई शुगर है तो बस चल जाएगा, मैं इंसुलिन लेगा, अब देखी जाएगी, हो जाए, बस थोड़ी खा लेनी है, मुझे खानी बस। तो वो राहु रिप्रेजेंट करता है, और ये खतरनाक भी हो सकता है। इसी तरह आप देखते हैं, न्यूज़ आती है, सैड न्यूज़, कई बार हर जगह दुनिया में ये होता है, और सैड है, ये आप नई बात नहीं है, रोज़ आप सुनते होंगे न्यूज़ में, रेप होना। तो किसी ने किसी का रेप किया, उसको अपनी इच्छा पूरी करनी थी, उसको पता है कि ये गलत है, सबसे पहले पकड़ा जाना ना पकड़ा जाना बात की बात है, पहले तो ये गलत है। दूसरा, उससे सामने वाले को तकलीफ़ होगी, तुम अपनी तो इच्छा पूरी कर रहे हो, सामने वाले की वो इच्छा नहीं है, वो उसको तकलीफ़ होगी। उसके बाद तुम पकड़े भी जाओगे, उसके बाद तुम्हें सज़ा भी होगी, तुम्हारा टाइम भी जाएगा, सज़ा होगी, नाम खराब होगा, और कुछ देश में फांसी की भी सज़ा है रेप के ऊपर। तो उस मोमेंट के लिए वो हर चीज़ भूल जाता है, वो कहता है, उसको सब क्या उसको नहीं पता होता, एक रेप हर जगह होता है, पढ़े लिख के भी कर बैठते हैं, तो क्या उनको नहीं पता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये करने के बाद, ये पहले तो ये गलत है, कॉन्सिक्वेंस तो बात की बात है, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस, उसको पता है कि ये गलत है, और फिर भी वो कर बैठता है। वो राहु है। राहु उस मोमेंट में नहीं सोचता, राहु कहता है बस मैं अपनी इच्छा पूरी कर लूँ, चाहे जो होना है हो जाए, कोई परवाह नहीं। ये सारे क्राइम, मर्डर खुदा न खास्ता एक व्यक्ति दूसरे का कर देता है। अब ये किस तरह का सोल्यूशन है? यानी मर्डर कर दिया, एक चोर है, घर में चोरी करने गया, किसी के घर गया था वो चोरी करने, अब वो कर बैठता है मर्डर। तो उसी चोरी के चक्कर के, क्या उसको चोर को नहीं पता कि ये चोरी की सज़ा और है, और मैंने अगर मर्डर कर दिया तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उसके एक तो पहले वो गलत है, और फिर मुझे उसकी सज़ा, मैं 2, 500, 1000, 2000, 5000, 50,000 लेने आया था, लाख चोरी करने आया था, 5 लाख चोरी करने आया था, मैं इसको मर्डर कर दूंगा तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी में अंदर चला जाऊँगा। क्या उसको नहीं पता? बस उस मोमेंट में वो भूल जाता है, वो कहते हैं बस मैं कैसे भी करके जल्दी जल्दी निकलूँ। तो हड़बड़ाहट, ये जल्दबाजी, ये सब कुछ राहु के अंदर आता है। राहु को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसको हर चीज़ इंस्टेंटली पूरी करनी है। और ये क्यों बुरा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन? मैंने काफ़ी रिसेंटली वीडियोस देखे जिसमें जो दुनिया के बड़े सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके बारे में पढ़ा। सितारे तो पढ़ता ही हूँ, शौक़ है मुझे, लेकिन साथ ये भी साइकोलॉजी भी पढ़नी चाहिए, कि वो भी मेरा इंटरेस्ट है कि क्या रीज़न है कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति इतना सक्सेसफुल क्यों है। सबके पास 24 घंटे है ना दुनिया में, कोई ऐसा तो है नहीं दुनिया के सबसे अमीर आदमी के पास, सबसे सक्सेसफुल, अमीर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सक्सेस अमीरी में नापते हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझाने के लिए। तो दुनिया के सबसे धनी आदमी के पास भी 24 घंटे हैं, सबसे गरीब आदमी के पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे, और मेरे पास भी 24 घंटे हैं। लेकिन किसी ने इस 24 घंटे में क्या बना लिया, किसी ने क्या बना लिया। तो जो सक्सेसफुल लोगों की जो ट्रेड्स हैं ना, उनमें से एक ट्रेड ये है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ग्रेटिफिकेशन, अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपनी डिज़ायर्स, अपने प्लेजर्स को फुलफ़िल करने का जो है उसको डिले करना चाहिए। सो ग्रेटिफिकेशन का डिले करेंगे ना आप, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सक्सेस के लिए हिंड्रेंस है। राहु यही है, राहु इंस्टेंट चाहता है हर चीज़, उसको वेट, सब्र नाम की चीज़ राहु में नहीं है, फटाफट उसको हर चीज़ चाहिए, ये याद रहे। तो राहु प्लेजर है, वीनस प्लेजर है, मून जो है वो मून डिज़ायर है, और मून हैप्पीनेस भी है। ओके, सो ये फिलोसॉफिकल हो जाएगी बात, जिसमें हम अभी नहीं जाना चाहते, ये किस्मत और कुंडली है, तो हम इस पे ही स्टिक रहेंगे। सो एस्ट्रोलॉजी की फ़िलोसॉफी में आपको समझा रहा था क्या है, ठीक है। हाँ, इसी में एक सेगमेंट भी चला गया। सो चलिए अब करते हैं वापस शुरुआत प्रोग्राम की। सारे साइंस को एरीज से शुरू करेंगे। अब हमारे पास तकरीबन 4 सेगमेंट है, तो हर सेगमेंट में हमें 3 राशियाँ फिनिश करनी है। 4 3 12। फिलहाल बढ़ रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक की ओर, हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी ये हो रही थी प्लेजर और हैप्पीनेस के ऊपर। तो चौथा अगर हैप्पीनेस है, ये याद रहे, प्लेजर नहीं। हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं, मिक्स कर देते हैं दोनों को, इसलिए समझा रहा था। बट एनीवे, एरीज वालों के लिए ये ग्रहण हो रहा है चौथे घर में। चौथा घर किन किन चीज़ों को दिखाता है उनमें हम बात कर रहे थे, वहाँ से हमारी बात फिलोसॉफी पे चली गई। सो चौथा घर रिप्रेजेंट करता है मदर, चौथा घर रिप्रेजेंट करता है हमारा कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस। चौथा घर रिप्रेजेंट करता है मकान, जिस घर में हम रहते हैं। घर, मकान नहीं, घर। और मकान इंसान के 20 हो सकते हैं, घर एक ही होता है कि जहाँ पर वो रह रहा होता है। तो मकान, हर चार दीवारी मकान ही है, लेकिन अंदर कौन रहता है इस हिसाब से वो फिर कहलाता है जो भी कहलाता है कि नहीं। रानी है तो रानी मकान में ही रह रही है, लेकिन जिस मकान में रानी रहती है या राजा रहता है वो पैलेस कहलाएगा। फोर्ट है वो भी थोड़ा तरीका अलग होता है बनाने का, और वहाँ पर आर्मी की सारी चीज़ें रहती तो फोर्ट कहलाता है। तो उसमें भी मिट्टी ही है, ब्रिक्स है, सीमेंट है, वही चीज़ें लगी हुई है। सो कौन रहता है उसके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। तो चौथा घर उसका माना जाता है। सो एरीज वालों के लिए, और चौथा घर गाड़ियों का भी माना जाता है, वाहन। तो एरीज वालों के लिए अपने ख़ास इस वक्त आपका अटेंशन जो चीज़ मांगेगी वो होगा आपकी मदर। आप अटेंशन मांग सकती है मदर की हेल्थ पे, आपको शायद ध्यान देना पड़े, और ये आपको गाड़ी तंग करे, ठीक है। तो ये ग्रहण जिस घर में होता है वो घर में आप थोड़े डिस्टर्ब होते, थोड़े हिलते हैं, उस घर की तरफ आपका अटेंशन जाता है। और एक्लिप्स का दो काम है, ओके, ये भी बताता चलो। एक्लिप्स फल, जो एक चीज़ जो उस घर में हो रही हो ना, उस पर्टिकुलर एरिया में आपके घर में, उसको उलट देता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एरीज किसी के 9वें घर में ग्रहण हो रहा है, ठीक है। स्कॉर्पियो के लिए 9वें घर में ग्रहण हो रहा है। तो 9वां घर क्या है? 9वां घर बॉस का है, ठीक है, या आपके पिता या फादरली फिगर उसमें रिप्रेजेंट होते हैं। तो जिनका बॉस बहुत अच्छा है ना, स्कॉर्पियो वालों के लिए एग्जाम्पल है, 9th हाउस में ग्रहण होगा ना, तो उसका बॉस थोड़ा ऑकवर्ड बिहेव करना शुरू कर देगा। द की इज कि आपको ये जानना होगा कि ग्रहण मेरे घर में, बॉस के घर में हुआ है, ये बॉस अभी ऑकवर्ड फील कर रहा है ना, तो ये ऑकवर्ड बिहेव कर रहा है ना, तो ये टेम्पररी है, ये कल ठीक हो जाएगा। लेकिन आप उस स्टेट को परमानेंट मान करके फिर स्टेप लेना शुरू कर दोगे और मामला गड़बड़ करोगे तो आपके ऊपर है। तो आपको ये जानना होगा कि ये टेम्पररी है ये सब। और बॉस पहले से ही सिरदर्द है, बहुत पहले से ही ऑकवर्ड बिहेव करता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही अजीब किस्म का बॉस है, तो स्कॉर्पियो वालों के जो 9th हाउस में ग्रहण हो रहा है, वो बॉस अचानक बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत ही ऐसा लगेगा कि ये बॉस है कि पिताजी है। न्यू बॉर्न के पिताजी, न्यू बॉर्न को तो प्यार ही करते हैं ना, फिर आगे जाके सब होता है। बट तो ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा बड़ा प्यार से बात कर रही, क्या हो गया। तो वो भी स्थिति परमानेंट नहीं है, आप अपने तैयारी में ही रहिएगा। तो थोड़ी देर के लिए फल उलट सकता है, ये एक्लिप्स का काम है। थोड़ी देर के लिए फल को वो दवाई की बोतल पे नहीं लिखा होता, कभी आप जूस लाते उसमें लिखा शेक वेल बिफोर यूज़। क्यों? क्योंकि नीचे चीज़ें कई बार बैठ जाती है, तो बैलेंस करने के लिए उसको उल्टा करके आप दवाई की बोतल हिलाते हैं, कभी उल्टी करते हैं, ताकि सीधी उल्टी ऐसे करते रहते हैं ताकि सारा उसमें जो अर्क है वो सारा फैल जाए और बैलेंस हो जाए। तो ये गाड़ी रिवर्स जब लेते हैं आप, अब हमेशा थोड़ी रिवर्स करते हैं, थोड़ी देर के लिए रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स अच्छे से भी रिवर्स हो सकता है, बुरे से भी रिवर्स हो सकता है। तो ग्रहण का काम है उसको रिवर्स करता है, उस इफेक्ट को जिस घर में वो होता है, और वो घर थोड़ी देर तंग करेगा, थोड़ा अटेंशन मांगेगा, दैट्स ऑल। सो एरीज वालों के लिए अगेन ये चौथे घर में ग्रहण हुआ, आपको गाड़ी, आपकी मम अटेंशन मांग सकती है, और थोड़ा आपको ऐसा फील होगा कि चौथा घर है ना कंटेनमेंट और हैप्पीनेस का है, तो आपको टेम्प्ररी, खास करके जिनके 4, 8 और 12 में ये ग्रहण हो रहे हैं ना, वो ज़्यादा इस वक्त स्पिरिचुअल हो जाएंगे, या टेम्प्ररी, या उनको स्पिरिचुअलिटी थोड़ी देर उनके ऊपर हावी हो जाएगी। या ये कह लीजिए आपने नई नई एरीज वाले ने गाड़ी ली है, वो कहेंगे, लेने के बाद होता है उनको, यार मैंने नई गाड़ी तो ले ली, अभी ली है, लेकिन यार क्या मुझे ज़रूरत थी, ऐसे सवाल। मतलब आपने अभी मकान लिया है नया नया, आपको डिपॉजिट दिया है, और यार मैंने थोड़ा जल्दबाजी नहीं कर दी, नहीं देना चाहिए था। तो ऐसे डबल माइंडेड। मम के साथ क्या आपके रिलेशनशिप थोड़े खट्टे मीठे हो गए, माँ के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर आपको होगा यार मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, मम की बात तो सही थी, मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया।
तो ये उस एरिया में आपको रीथिंक करना पड़ेगा। ओके, तो आपको मदर को लेकर के, गाड़ी को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के उस एरिया में आपको थोड़ा रीथिंक करना पड़ेगा। दूसरा, इस वक्त एरीज वालों, क्योंकि चौथे घर में ये ग्रहण हो रहा है, कोई मेजर फैसला गाड़ी मकान से जुड़ा नहीं करना चाहिए। इस वक्त नई गाड़ी नया मकान लेने के प्रोग्राम में मत पड़िएगा। ये समय उसके लिए बहुत ग्रेट नहीं, महीना दिन रुकना चाहिए आपको। दैट्स ऑल। थोड़ा ये पीस ऑफ माइंड आपका डिस्टर्ब करेगा, मतलब सब सारी चीज़ सही भी चल रही है, नॉर्मल भी चल रहा है, सब कुछ ओके भी है ना, तो भी आप थोड़ी देर, चौथा अगर दया का भी है तो किसी की परेशानी देख करके या किसी का प्रॉब्लम देख करके आपको खुद को दुख हो इस तरह की सिचुएशन, तो किसी का दर्द महसूस करना अच्छी बात है। डोंट गेट कैरिड अवे। अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो करिए, और वही वाला दुख आप किसी और को मत दीजिएगा। दैट्स ऑल। लोग दूसरों के दुख को तो देखते हैं, फिर खुद ही वो दुख किसी और को दे रहे होते हैं। अरे रे रे रे, उसका हस्बैंड तो उस बेचारी औरत को तो उसका ख्याल ही नहीं रखता। अबे तू भी अपनी औरत का ख्याल रख। तुम उस दूसरा हस्बैंड अपनी बीवी को कैसे रख रहा है, उसके ऊपर तुझे हो रहा है कि वो बेचारी वो औरत तो बड़े जुल्म का शिकार है, उसका हस्बैंड बड़ा उस पर वो कर रहा है। खुद की बीवी भी घर में खुद ही जुल्म कर रहा होता है उसके ऊपर, दूसरों पे दे वो फलाना, ओह वो अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब खुद अपने बच्चों को रोज़ टॉर्चर कर रहे होते वो अलग है। तो भाई जो दूसरों का दर्द अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते करिए, मेक श्योर करिए कि आप किसी को वो दर्द ना दे दो। दैट्स ऑल। ओ हो, उसका बॉस बड़ा उसको काम देता है, उससे इतना काम करवाता है, खुद अपने मजदूरों को काम करवा रहे होते, पैसे नहीं दे रहे होते, दूसरों पे दया कर रहे हैं। तो ये बात है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरों का दर्द देखो तो खुद भी मेक श्योर करो कि आप किसी को वो दर्द ना दो। सो एरीज वालों के लिए ये थी हाईलाइट। तो ये फाउंडेशन था, इसलिए एरीज में हमेशा टाइम लगता है। थोड़ा आगे के जो स्टार साइन है थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। लगता है आज कॉल तो नहीं ले पाएंगे। टॉरस वाले हैं। टॉरस कौन है? जिनका जन्म अप्रैल की 20-22 से लेकर के मई महीने की 20-22 के आसपास कहीं जन्म होता है, वो सब टॉरस वाले हैं। टॉरस वालों के लिए ग्रहण हो रहा है तीसरे घर में। ओके, तीसरा घर में ये ग्रहण होना, तीसरा घर काहे का है? तीसरा घर हमारे आज के ज़माने में तीसरा घर बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा घर रिटर्न कम्युनिकेशन का है। सो टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, डीएम, जो भी आप इसको कहते हो, जो टेक्स्ट मैसेज लिख कर हम जो भेजते हैं, ईमेल, सारा कुछ। तो ये चौथा घर, तीसरा घर, माफ़ी चाहता हूँ, 4 लिखा है लेकिन घर तीसरा है। ओके, तो टॉरस वालों के लिए तीसरे घर में ये ग्रहण होना, तीसरा घर कम्युनिकेशन का है। और ये कम्युनिकेशन के घर में ये ग्रहण होने के कारण रिटर्न कम्युनिकेशन में आपने एक चीज़ का मेक श्योर करनी है कि आप किसी को ईमेल भेजो, किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजो, मेक श्योर करिएगा कि आपका टोन बहुत एग्रेसिव ना हो। ओके, ये ना हो कि आप कहना कुछ चाह रहे, सामने वाला समझ कुछ और बैठे, फिर आर्ग्यूमेंट हो, और क्या फ़ायदा। तीसरा घर भाई बहन का भी है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग का भी है। तो एरीज वालों के लिए चौथे घर में था तो गाड़ी तंग कर सकती है क्योंकि गाड़ी में कुछ बिगड़ जाए। टॉरस वालों के लिए तीसरा घर ड्राइविंग का है, तो गाड़ी तंग कर सकती है आपकी ड्राइविंग की गलती के कारण। आप कहीं ड्राइविंग करते करते कोई झमेला ना खड़ा कर दो। ओके, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं ड्राइव करते करते, तो ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए टॉरस वालों ने। किसी ने नहीं करना चाहिए, सभी ड्राइविंग करते करते मैसेज, ये ना हो कि बाकी सारे साइन, सबको, किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन टॉरस वालों को केयरफुल रहना चाहिए इस वक्त खास। तो आप अपनी गलती के कारण, गाड़ी के कारण तंग होंगे। ओके, ड्राइविंग के कारण, यह है गाड़ी, यह है ड्राइविंग। ओके, फिर तीसरा घर भाई बहन का भी है। तो इस वक्त आपका अपने भाई बहन के साथ, देखो 2-3 चीज़ें ग्रहण करता है। या तो भाई बहन अटेंशन मांगता है, या तो उसको किसी हेल्प की ज़रूरत होगी, या ये कह लीजिए कि भाई बहन की ओर से आप तंग होंगे, उसने आपको कुछ कह दिया, छोटा भाई है, बड़ी बहन है, कभी आपको कुछ नहीं बोला, अचानक उसके ऐसे मुंह से कोई बात निकल आए, आपको हर्ट फील हो, ये हो सकता है। बट याद रखिए सब कुछ टेम्पररी है। ओके, परमानेंट नहीं है। या ये हो सकता है कि भाई जिसके साथ आपका झगड़ा ही चल रहा है ज़माने से, वो आपके साथ अब कम्युनिकेशन बातचीत करने आए और बड़ा मीठा हो जाए, तो अच्छी बात है। ओके, हो सकता है मिठास भी टेम्पररी हो, आपने जागते रहना, अलर्ट रहना है। दैट्स ऑल। तीसरा घर अगेन रिटर्न कम्युनिकेशन का है, तीसरा घर ईमेल्स का है, तो उसका ध्यान रखिए। ड्राइविंग का है, भाई बहन का है, तो वहाँ वो चीज़ आपकी अटेंशन शायद मांग सकती है। तो ये हो सकता है। या फिर भाई बहन आपको कुछ बुरा नहीं बोलते, आपको हर्ट नहीं करते, वो खुद अपनी ज़िंदगी में कहीं परेशान है,
अपनी जॉब को लेकर के आपका भाई बहन परेशान है, या उसके रिलेशनशिप या शादी को लेकर के, और वो आपको आकर के बात कहें, फिर आपका अटेंशन उस एरिया में जाएगा कि यार मेरा भाई बेचारा काम की इतनी दिक्कत से गुजर रहा है, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। बेसिकली आपको उनके लिए दुख फील होगा, तो या तो उसके लिए दुख फील हो या उसकी वजह से दुख फील हो, ये हो सकता है। जैसे एरीज में, एरीज में क्या था, चौथे घर में ग्रहण था। चौथा घर क्या है, माँ, तो माँ अटेंशन मांगेगी, माँ की ओर आपका ध्यान जाएगा, माँ के कारण आप दुखी होंगे। अब क्या कारण हो सकता है, या तो माँ आपके साथ कोई गलत व्यवहार या कुछ बुरा भला बोल दे और आपको बुरा लग जाए, ये हो सकता है। दूसरा, माँ ने ऐसा कुछ नहीं बोला, माँ की तबीयत खराब है, इस वजह से आप दुखी हैं कि यार मम्मी को ये हो गया। जाहिर बात है किसी की मम को तकलीफ होगी तो उस इंसान को खुद को भी तकलीफ होगी। तो बेसिकली उस एरिया में आप दुखी हो सकते हैं, वजह कोई भी बने, उनके वर्ड्स वजह बने, उनकी अपनी हेल्थ वजह बने, या माँ किसी चीज़ से परेशान है, वो आपको शेयर करे, आप माँ के लिए परेशान हो, ये हो सकता है। यहाँ पर भी ऐसा होगा। यहाँ भाई बहन है, तो या तो भाई बहन आपको कुछ कहे या उनकी हरकत के कारण आप तंग होंगे, या वो बेचारे कहीं तंग हो रहे हैं और वो आपसे शेयर करें, उस वजह से आपको तकलीफ होगी, तो ये हो सकता है। लेकिन सुनिए, जहाँ आप मदद कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं करिए उनके लिए। ये है रिटर्न कम्युनिकेशन में आपने खुद थोड़ा ध्यान रखना है, नो हीटेड ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस। और वैसे भी बुध उल्टा चल रहा है, सो इस वक्त तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आएगा। और एक्चुअली उसी घर में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसी घर में ग्रहण भी हो रहा है। सो इस वक्त बहुत केयरफुल रहना है कम्युनिकेशन के अंदर। जेमिनाई वाले कौन हैं? जेमिनाई वाले वो हैं जिनका जन्म होता है 21 मई के करीब लिख लीजिए, और 20 जून, ओके, 20 जून तक का टाइम जो है वो जेमिनाई वालों के लिए। जेमिनाई वालों को क्या क्या हो रहा है, सेकंड हाउस में ग्रहण हो रहा है। सेकंड हाउस का है सेकंड हाउस हमारे फाइनेंसेस का है, सेकंड हाउस हमारे फूड खाने का है, सेकंड हाउस हमारा मुंह रिप्रेजेंट करता है। सो वर्बल कम्युनिकेशन, बोलना और खाना, ये सेकंड हाउस में है। तो जेमिनाई वालों के लिए सेकंड हाउस में ग्रहण होने के कारण यह है, खाने में कोई चीज़ आगे पीछे होगी, आपके डाइट में फ्लक्चुएशन होगा, डाइट तंग कर सकती है, दांत तंग कर सकता है, फैमिली अटेंशन मांगेगी, या फैमिली, या आप उस झगड़े में इन्वॉल्व हो, या फैमिली का झगड़ा आपस में कुछ होगा और उसमें आप पड़ोगे। मे बी यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यू मे बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, यू मे बी अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन। समहाउ आपको फैमिली के झगड़े में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं फैमिली और फाइनेंस स्ट्रांगली कनेक्टेड है, जो आपका अटेंशन इस वक्त मांगेगा। बोलने में ध्यान रखिएगा, इस वक्त आपके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल आए कि जिससे सामने वाले को तकलीफ़ हो, ये खास ख्याल रहे। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़बान का ध्यान रखना होगा। एंड आप वर्बल कम्युनिकेशन, बोलने में ख्याल रखिएगा। आप कहो, बोलो कुछ, सामने वाला समझे कुछ, ये स्थिति जेमिनी वालों के साथ हो सकती है। डाइट का क्या खा रहे, ध्यान रखिएगा। अपने फाइनेंस को, बेसिकली सेकंड हाउस हमारी वर्थ है, हमारे पास हम क्या जमा करके बैठे हैं। तो इस वक्त सेकंड हाउस में ये ग्रहण होने के कारण जेमिनी वाले सोचेंगे, ओके, मैं इस वक्त मेरे पास इतना पैसा है, अभी मैं इतने पैसे को यहाँ ऐसे करूँगा तो अगले साल मेरे पास इतना होगा। बेसिकली अपनी वर्थ को समझने का ये टाइम है, अपनी कीमत करना। सेकंड हाउस अपनी कीमत का घर होता है, याद रखिएगा। और कीमत हमेशा पैसे में नहीं होती, कदर कीमत आती है। आप अपने दोस्त के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हो सकता है वो आपकी कदर या कीमत ना कर रहा हो। यहाँ दो ऑप्शन है, या तो आप फिर भी उनके लिए करते रहो विदाउट, या तो कभी कभार ह्यूमन नेचर है ना, हम अक्सर सोचते हैं ना ऐसा, मैं नहीं होऊंगा ना तब वो मेरा दोस्त मेरी कीमत करेगा। ह्यूमन नेचर कभी ऐसा, फिर वो हम करना छोड़ देते हैं उनके लिए, और फिर उनको कदर होती है नहीं होती। तो अपनी वैल्यू करवाने का जो घर है वो सेकंड हाउस है, याद रखिएगा। इसीलिए कुंडली में जिसका सेकंड हाउस अच्छा होगा वो बहुत फ्लेक्सिबल होगा। आप उसके साथ अच्छा करो बुरा करो, हमेशा आपके साथ अच्छा ही रहेगा। और ऐसे लोगों की हम कीमत अक्सर ज़िंदगी में नहीं करते, आप देख लेना। हम अपने आसपास में उन लोगों की कीमत नहीं करते जो हमारे लिए सब कुछ कर रहे होते हैं ना, हमें उनकी शायद कीमत कदर कम होती है। तो ये अक्सर देखने मिलता है। सो ये है, बट एनीवे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप करते जाओ अपना काम, सामने वाले को जैसे करना करता रहे। बट अपनी कीमत करवाने का घर ये है, अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू समझने का। सेकंड हाउस वैल्यूज़ का है, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़।
ये है वो वैल्यूज़ जो हमें फैमिली की ओर से मिलती है, ये वर्थ वाली वैल्यू है। देखिए, कीमत और कदर में बहुत फ़र्क है, और कीमत सिचुएशन के हिसाब से भी होती है। एक बंदा, उसके पास पानी घर में बहुत पड़ा है, उसको साफ़ पानी पीने की कदर नहीं होती। एक वो बंदा जो बहुत प्यासा है, उसको पानी है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से उसको कहीं थोड़ी सी पानी की बोतल होल सेल मिलती है, वो कहते हैं कितना पैसा है, बोलो ये ले लो, मुझे पानी चाहिए, क्योंकि उसने 2 दिन से पानी नहीं पिया, बड़ा प्यासा है, तो उसको पानी की कीमत ज़्यादा होगी। वही पानी की बोतल है, लेकिन दोनों उसकी वैल्यू और वर्थ ये दोनों डिफरेंट है। ओके, फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल बढ़ रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक की ओर, मिलते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी जेमिनाई के ऊपर, हम बात कर रहे थे। अब हमें बढ़ना होगा कैंसर की ओर। आपके कुछ मैसेजेस आए हैं, वो भी पढ़ेंगे। पूजा जी लिखती है, जैन वालों का हो गया कि अभी होना है। बेसिकली पूजा जी पूछ रही है एक्वेरियस वालों का हो गया या बाकी है। हम शुरू करते हैं एरिस से। सो एक्वेरियस 11th साइन है, सो आगे आएगा। एक्वेरियस बाकी है, डेफिनेटली बाकी है। अनीता जी लिखती है, व्हाट मून साइन शुड आई रीड। हम मून साइन की बात नहीं कर रहे, हम स्टार साइन की बात कर रहे हैं, हम सन साइन की बात करें तो आप प्लीज़ वो देखिएगा। मून के ऊपर हम आज नहीं कर रहे हैं प्रोग्राम, जनरल कर रहे हैं, क्योंकि सबको अपना मून साइन नहीं पता होता, इस वजह से हम स्टार साइन पे टिके हुए हैं। विनेश भाई लिखते हैं, नमस्ते इमरान भाई, नमस्ते। व्हाट इज़ योर स्टार साइन? व्हाट इज़ माई स्टार साइन? स्कॉर्पियो, इतना तो कह सकते हैं, स्कॉर्पियो हमारा स्टार साइन है। थैंक यू आपके मैसेज का विनेश भाई। काफ़ी दिनों बाद आपका मैसेज आया। हम बढ़ेंगे कैंसर की ओर। ओके, कैंसर की ओर बढ़ेंगे। कैंसर वाले कौन है उस पर बात करेंगे। सो कैंसर वालों के लिए ये ग्रहण कैसा रहेगा? कैंसर वालों के लिए ग्रहण इसलिए इन अ वे सिग्निफिकेंट है क्योंकि इनकी अपनी राशि में ग्रहण हो रहा है। सो उनके लिए ये ग्रहण ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। तो कैंसर वाले कौन हैं? जो आज कल से शुरू हुआ 21 जून से लेकर के आप समझिए 1 महीना, 21 जून से 21 जुलाई जो है वो कैंसर है। 21, 22 जुलाई, ऐसा अगेन का सिचुएशन है, उस पर हमें नहीं जाना, लेकिन 21 जून से 21 जुलाई वाले सभी कैंसर है। कैंसर वालों के लिए क्या होगा? उनके अपने घर में ग्रहण हो रहा है। तो पहले तो अपना घर क्या है? सेल्फ है, हम खुद है। तो कैंसर वालों के लिए ये समय अपने आप को सवाल पूछने का है कि या कैंसर वाले एक ऐसे फेज से गुजरेंगे ज़िंदगी में इस वक्त जहाँ पर वो अपने आप को शायद ब्लेम करें, मेरी गलती है, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, या अपने बारे में कुछ नेगेटिव सोच सकते हैं कि जो हमेशा पॉजिटिव रहते हो ना, वो इस वक्त बेसिकली ग्रहण जो है वो फल उलट कर देगा। तो जो अपने आप कभी अपनी गलती नहीं मानते थे ना कैंसर वाले, वो अपनी गलती मानना शुरू कर देंगे। और जो हमेशा अपने आप को ब्लेम करते थे ना कि मैं ही हूँ, मेरे में ही कुछ नहीं है, ऐसी बातें जो करते थे ना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मेरी तो गलती है ही नहीं। तो ग्रहण फल उलट करेगा, हमेशा याद रखिएगा। तो कैंसर वालों के लिए इस वक्त होगा बेसिकली ज़्यादा तो ये अपने आप को नेगेटिव बनाता है, क्योंकि ये ग्रहण थोड़ा पीड़ादायक हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये ग्रहण होने के कारण कैंसर वाले अपने आप को सवाल पूछेंगे, अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, अपनी गलतियाँ तो मानेंगे लेकिन उसको शायद एग्जैजरेट करना शुरू कर देंगे इस वक्त। तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ब्लेम करना शुरू कर दे, ये शायद कैंसर वालों के साथ इस वक्त हो सकता है। दूसरा, पहला घर हमारे हेड का भी होता है।
तो इस वक्त या तो हेड की किसी दिक्कत से गुजरना पड़े, मतलब माइग्रेन हो या सिर से रिलेटेड कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम से, नाक सिर उसकी कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है कैंसर वालों के लिए। दूसरा, अपने आप को या अपनी इमेज बदलने की कवायद में ये लग जाएंगे, या तो ये अपना वार्डरोब बदलेंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस को सवाल पूछना शुरू कर देंगे। अपने आप को सवाल पूछना मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अपने काम या अपने एक्शंस को सवाल पूछते हैं, कई बार अपनी इमेज को अपनी इमेज के बारे में भी उनको सवाल पैदा होता है और उसको भी बदलने की कोशिश करते हैं। या कैंसर वाले अभी ये सोचेंगे, मैं टू सॉफ्ट हूँ सबके साथ, मुझे बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। या वो सोचेंगे, मैं सबके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, मुझे शायद अपना टोन थोड़ा सॉफ्ट करना चाहिए। तो अपनी इमेज या अपने एटीट्यूड को चेंज करने का भी इस वक्त इनके अंदर सोच पैदा होगी। या वो अपने दूसरों के साथ अपने कपड़े कंपेयर करना शुरू, ओ मेरे ये दोस्त ये जानने वाले तो सब ऐसा पहनते हैं, मैं क्यों ऐसा पहनता हूँ, मैं भी ऐसा पहनूँ। यानी अपनी ड्रेसिंग सेंस को क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हैं, या अपने हेयर स्टाइल को क्वेश्चन करना शुरू कर सकते हैं। बेसिकली वो अपने आप को क्वेश्चन करेंगे, द वे दे ड्रेस, द वे दे बिहेव, द इमेज दैट दे पोर्ट्रे। तो वो सारा कुछ बेसिकली उसको बदलने की कोशिश में लगे। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन यह है कि दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं आपसे गलती हुई तो उसको सुधारना हमेशा अच्छा ही होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। या ये अपने लुक्स को भी क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, हो सकता है अपने वेट को या पता नहीं कोई भी। तो बेसिकली जो इमेज उनकी दूसरों पे पड़ रही है उसको क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, या अपने पास्ट एक्शंस को या अपने बिहेवियर को क्वेश्चन करेंगे। तो खुद को ही पेन देना, जब हम अपनी गलतियां रियलाइज़ करते हैं ना, तो ये एक तरह ये अच्छा पेन होता है। मान लीजिए कि आपने कभी ज़िंदगी में अपनी मम को, अपने डैड को, किसी को आपने तंग किया, अपने टीचर्स को ज़िंदगी, और फिर एक टाइम पर तब जब आप उनको तंग कर रहे हैं आपको नहीं पता होता, फिर ज़िंदगी में किसी स्टेज पे ऐसे पहुंचते हैं जहाँ पर आपको लगता है यार सही है, मैंने अपनी मम को तंग किया था, मैंने ये गलत किया था। यानी आप एक्सेप्ट करते हैं, मेरी माँ सही कह रही थी या मेरे डैड सही कह रहे थे, मैंने उनको तंग किया। तो वो हमें दर्द होता है कि हमने उनको तंग किया, ये दर्द अच्छा है। अब इसका क्या कर सकते हैं, अगर मम डैड है तो मिलो, फ़ोन करो और सॉरी बोल दो कि मम मैंने ये आपको तंग किया था, बात ख़त्म हो जाएगी। माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, तो वो बात वहाँ ख़त्म हो जाएगी। और ये कर सकते हैं तो करिए। अगर सुधार नहीं सकते तो फिर क्या अपने आप को कैसे और अगर माँ बाप नहीं है तो अपने मन से, बस मन में ही ये सोच लीजिए कि मुझे ये गिल्ट है, मैंने ये नहीं करना चाहिए था। प्रायश्चित, ये अपने गुनाहों को ठीक करना, सिर्फ सॉरी बोलने से गुनाह ठीक नहीं होते, अगली बार वो गलती ना करना, ये सबसे बड़ा पार्ट है गुनाह का, गुनाह को सुधारने का, प्रायश्चित का। ठीक है, कि वो रिपीट ना हो। बाकी तो आप करते रहो, सॉरी बोलते रहो, तंग करते जाओ, सॉरी बोलते जाओ, तो चलता ही रहेगा पूरी ज़िंदगी। सुधार जब तक एक्शंस में ना आए तब तक सॉरी का कोई वज़न नहीं है, मियर वर्ड है। थैंक यू, सॉरी बोलते ही रहते हैं हम एक दूसरे को, चलता ही रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इफ़ इट इज़ नॉट बैक्ड बाय एक्शंस। तो याद रहे। तो कहीं आपको लगता है आपकी गलती है, आप सुधार सकते हैं, सुधारिए, वरना अपने आप को पीड़ा मत दीजिए, ब्रेक फ्री करिए उससे। अब हम बढ़ेंगे लियो वालों के लिए। लियो वालों के लिए ग्रहण कहाँ हो रहा है, 12 वगैरह में। 12 वगैरह का है 12 वगैरह है खर्च का, 12 वगैरह एक्सपेंस का है, 12 वगैरह जो हम देते हैं उसका है। ठीक है, देते हैं या देना पड़ता है, दोनों ऑलमोस्ट उसमें आ जाते हैं, लेकिन विलिंगली देना भी 12वें घर में, इसलिए 12 वगैरह दान का भी है, तो आपको विलिंगली देना पड़े। तो खर्च, दान, ये सब कुछ 12th हाउस में आएगा। लियो वाले वो हैं जिनका बर्थ है 22 जुलाई से लेकर के 22-23 जुलाई से लेकर के एक महीना, 22 जुलाई से 22 अगस्त समझ लीजिए, मोर और लेस वही डेट से लियो वालों के लिए। तो ये 12वें घर में जो ग्रहण हो रहा है लियो वालों के लिए, इनके लिए ये है कि एक तो इस वक्त आपको अपने खर्चों पे अंकुश रखना होगा, अपने एक्सपेंसेस को एक बार चेक करना पड़ेगा। ये ना हो कि अपने डायरेक्ट डेबिट से एक बार सही चेक कर लीजिए, शायद ये हो सकता है। या अनएक्सपेक्टेड कहीं आपको अनप्लैन्ड एक्सपेंस आएगा जो आपने सोचा नहीं था, या आपको कहीं बाहर दूर पैसे भेजने पड़ेंगे किसी एक्सपेंस के कारण जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे,
तो आपको वहाँ भेजने पड़ सकते हैं। ये लियो वालों के साथ हो सकता है। फिर 12वां घर नींद का है, तो शायद आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, या वो लियो वाले जिनकी नींद ऑलरेडी बहुत टाइम से डिस्टर्ब थी ना, उनकी नींद 1 महीने के लिए, शायद 3 वीक 4 वीक के लिए बड़ी अच्छी हो जाएगी। उनको लगेगा गया नींद का प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है। आई होप चला जाए, बट हो सकता है ये टेम्प्ररी हो। और वो नींद लियो वाले जो बड़े आसानी से सो रहे थे ना, कभी कोई नींद में प्रॉब्लम नहीं थी, टेम्प्ररी उनकी नींद इस वक्त ख़राब हो सकती है। तो चैन से सोने का घर ये है। 12वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 12वां घर नींद है। ओके, नींद है ये। एक होता है बेडरूम, एक है बेड और एक है नींद। हो सकता है बेड आपके पास बहुत एक्सपेंसिव बेड हो, बहुत महंगा से महंगा बेड। मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट में, फेसबुक के ऊपर और उस पर कई बार ऐड देखता हूँ ना, तो ऐड में ये आता है कि ये वाला मैट्रेस, इसमें बड़ी अच्छी नींद आती है, इसमें इतने लेयर्स का ये बना हुआ है। मैंने जाकर उस पर ऐड पे क्लिक किया। ऐड पे क्लिक किया तो उन्होंने बड़ा अच्छा वीडियो, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है ना, आई एम श्योर बेड भी बड़ा अच्छा होता होगा। तो 1000 पाउंड 1200 पाउंड का मैट्रेस है। उसमें वीडियो यहाँ से दिखाया ना, यहाँ से दिखाया ना, वो पिलो दिखाया 200 पाउंड का, वो पिलो इधर से इधर कैमरा जा रहा है, वो जा रहा है ना, सारा कुछ बड़ा अमेजिंग प्रेजेंटेशन है। उसमें सारी टेक्नोलॉजी दिखाई कि क्या क्या हमने यूज़ किया। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा 200 पाउंड का पिलो, ये 1000 पाउंड का मैट्रेस, 1200 पाउंड का, ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी, लेकिन ये नींद की गारंटी नहीं दे सकते। और फिर मैं अपने गांव का सोच रहा था। तो जब गांव जाता हूँ इंडिया में, तो मैं देखता हूँ कि हमारे दोस्त का फार्म हाउस है, हम जाकर वहाँ रहते हो। फार्म हाउस में छोटी कुटिया बनी हुई है, और उस कुटिया के अंदर वो भाई साहब जो है उनके परिवार के साथ रहते हैं, और उनके वॉचमैन है, उनकी कुटिया का ध्यान रखते हैं वो पूरे फार्म हाउस का। तो जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, तो मुझे वो याद आए कि उनकी कितनी सिंपल मकान भी मिट्टी का है, कोई ख़ास मकान ऐसा नहीं बना। वो नीचे फर्श पे वो गद्दा बिछा कर वो आराम से सो जाते हैं। आज तक उन्होंने ये कंप्लेन नहीं की कभी। मैं तो जाकर बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ, कभी ये नहीं कहा कि मुझे नींद नहीं आई। उनकी जो वहाँ रहने की उनकी जो सैलरी है, उनको जो हमारे मित्र देते हैं, वो है 7,500 रुपये महीने के, जो कि 90-80 पाउंड्स के आसपास बनते हैं महीने के, वो मिलते हैं। उनके बच्चे हैं, वो काम करते हैं, रेंट फ्री है, रहने का कुछ नहीं है, बच्चे और जगह काम करते हैं इनके, तो उनको ये सैलरी वहाँ मिलती है, रहते सालों से वहीं रह रहे, लेकिन आराम से सोते हैं। जब उनके जाओ, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट हंसी होती है। तो 1000 पाउंड का या 2000 पाउंड का बेड या मैट्रेस नींद नहीं दे सकता। ओके, हमारे गुजराती में कहावत है, ઊંઘ ન જોવે ઓટલો અને भूख न जोवे रोटलो ने ऊँघ न जोवे ओटलो। मतलब जब भूख लगी हो ना, तो इंसान, बहुत भूख लगी तो नखरे नहीं होते, ये ऐसा बना है ना, ये वैसा बना है ना, ये कुछ नहीं होता, जो मिला खा लिया, बस बहुत भूख लगी है। और हर चीज़ मीठी लगती है जब भूख हो ना बहुत। और तो ऊँघ न जोवे, भूख न जोवे रोटलो। ओके, तो भूख रोटी नहीं देखती, जो भी है खा लिया, बस पेट भर लो। અને ઊંઘ न जोवे ओटलो, मतलब जहाँ आपको नींद आ रही है ना, वहाँ ये मैट्रेस महंगा ये वो कुछ नहीं, बंदा चेयर पे भी सो जाता है। आप देखते हैं एयरपोर्ट पे जब जाते हैं ट्रांजिट में, अगर आप बीच में एयरपोर्ट हो तो, खास करके दुबई एयरपोर्ट पे आपको देखने मिले, सब कोई चेयर पे भी सो जाता है। जहाँ पर जगह फर्श मिला, बंदा वहाँ सो गया, नींद आ गई। क्यों? क्योंकि उसको नींद आ रही थी। तो जब नींद हो तो फिर मैट्रेस कैसा भी हो, बंदा सो ही जाता है। तो नींद का घर अलग है, बेड का घर अलग है, याद रहे कुंडली में। तो 12वां घर नींद के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद रहे। एक्चुअली ये घर बेड है, ये और ये बेड के लिए आते हैं। इनफैक्ट ये बेडरूम होगा, और सारे रूम इसमें आते हैं। ये एक्चुअल बेड है। ये बेडरूम या सारे रूम्स जो है वो यहाँ पर आएंगे। और ये है स्पेसिफिकली इन अ वे, ये बेडरूम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट घर है, और ये वाला। ओके, सो ये हमें देखना होगा। सो 12वां घर अगर ख़राब हो तो नींद में तकलीफ़ हो, तो चैन से सोने नहीं देगा ये ग्रहण। लियो वालों को नींद शायद तंग कर सकती है। चैन से सोने की बात से याद आया,
हस्बैंड और वाइफ में फ़र्क क्या है दोनों की डिमांड में? दोनों एक ही चीज़ डिमांड करते हैं, सोना और चैन। तो बीवी कहती है सोने की चेन दो, और हस्बैंड कहता है सोने से चैन से सोने दो। तो एक को सोने की चेन चाहिए, एक को चैन से सोना है। डिमांड दोनों की सेम है, हस्बैंड की भी और बीवी की भी, फ़र्क नहीं है, लेकिन वर्ड अलग अलग है, वर्ड्स के प्लेसमेंट अलग है। एक को सोने की चेन चाहिए दूसरा कहता है मुझे चैन से सोने दो। तो बात यह है। फिलहाल बढ़ रहे हैं छोटे से ब्रेक की और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी लियो के ऊपर। समीना जी लिखती है, डियर इमरान भाई, डू यू थिंक यू कैन फिनिश ऑल द साइंस टुडे? वेल आई होप टू फिनिश ऑल द साइंस टुडे। मैं कोशिश करूँगा, मुझे उम्मीद है सब हो जाएगी पूरी। सो बेसिकली लियो वालों के लिए नींद की तकलीफ हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चे, उसका ध्यान रखिए। कोई ब्रेकडाउन हो सकता है, घर में कुछ खराब हो सकता है, उसके ऊपर आपको खर्च करना पड़े। कोई शायद ये प्लेजेंट एक्सपीरियंस ना हो, ओके, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस ये देगा। टेम्प्ररी है, तो प्लेजर पेन ये सब कुछ टेम्प्ररी है, ये याद रखिएगा। ये कोई परमानेंट स्थिति नहीं है। टेम्पररी स्थिति को ही हम परमानेंट मान लेते हैं ना, इसीलिए ज़िंदगी में बहुत दुखी होते हैं। हम ज़िंदगी में दुखी होने के कारण क्या है? टेम्पररी स्थिति को हम बहुत परमानेंट मान लेते हैं मोमेंट के लिए। हम हाईवे पे, मोटरवे पे जा रहे हैं, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, हम रुक गए वहाँ पर एकदम बीच में। एग्ज़ाम्पल, ना आपके पास फ़ोन है, आप किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते, कितने आप परेशान हो जाओगे। लेकिन उस परेशानी, कोई फ़ोन वोन कुछ नहीं, आप कांटेक्ट ही नहीं कर सकते किसी का, आप बस गाड़ी ख़राब हो गई मोटरवे पे आपकी, क्या करोगे? उस स्थिति में जब आप होंगे ना, तब आप बड़े परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपको ये होना शुरू हो जाएगा कि कॉन्शियसली नहीं, जानबूझ के नहीं, सबकॉन्शियसली आपको लगेगा कि यार ये स्थिति परमानेंट है। लेकिन अगर आप उस वक्त थोड़े माइंडफुल हो, थोड़े जाग रहे हो, तो आप अपने आप को कहो कि कोई बात नहीं, मैं मोटरवे पे हूँ, गाड़ी ख़राब हो गई है, फ़ोन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी ज़िंदगी इस मोटरवे के ऊपर इस ख़राब गाड़ी के साथ स्टक हो जाऊँगा। ये नहीं होने वाला, कोई ना कोई सोल्यूशन तो हो जाएगा। ये मेरा परमानेंट स्टेट नहीं है। खाली उस मोमेंट पे को मैं, अगर आप अपने आप को ये कह दो, तो आपके बिज़नेस में आपको नुकसान हो गया, आपका पैसा लगाया आपने, डूब गया, सारा पैसा आपने लूज़ कर दिया। कितने दुखी इंसान हो जाता है कि बस ये परमानेंट, कोई लोग कहते हैं बस मैं तो जान दे दूंगा अपनी, मैंने नहीं करना, मैं बस बर्बाद हो गया। क्यों एक्सट्रीम तक लोग जाते? लोग सोचते हैं कि ये बिज़नेस में सारा पैसा मैंने लगाया, डूब गया, एंड ऑफ द वर्ल्ड है, उसको परमानेंट समझते हैं। लेकिन वही इंसान अपने आप को ये कहे ना कि ये बिज़नेस तो गया, सारा पैसा भी गया, लेकिन ये स्थिति परमानेंट नहीं है, मैं इसको वापस बदलूँगा। अब बस ये कहना अपने आप को कि ये परमानेंट नहीं है, तो आप उससे लड़ सकते हो। इसी तरह हैप्पीनेस, आपका बड़ा बिजनेस चल रहा है, आपके पास बहुत नोट है, बहुत पैसे, आपका नाम बड़ा है, सब आपकी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, तो बंदा हवा में उड़ना शुरू हो जाता है, मैं कुछ हूँ, बंदे को बंदा नहीं समझता। उसको भी याद रखना है कि ये भी टेम्पररी है, कोई परमानेंट नहीं है। हो सकता है कल चला जाए, और कल मेरे से आगे शायद कोई निकल जाए जिसको मैं अभी ट्रीट नहीं कर रहा हूँ सही से, वो कहीं कल मेरे से कहीं आगे जा सकता है। तो ये सारा कुछ, अच्छा समय बुरा समय, ये परमानेंट नहीं है, इसको देखते जाना है, इसको हज़म करना है, दैट्स ऑल, ये याद रहे। अब बढ़ेंगे कन्या की ओर, कन्या राशि की ओर, आई मीन वर्गो। तो वर्गो वालों के लिए ये ग्रहण हो रहा है 11th हाउस में, ओके। 11th हाउस में ये ग्रहण होने के कारण, वर्गो कौन है? जिनका जन्म होता है 22 अगस्त से 21 सितंबर, ओके, मोर और लेस, ये वर्गो वाले 22 23 सितंबर तक ये सब वर्गो है। तो एंड ऑफ लास्ट 10 days ऑफ अगस्त मोर और लेस, ऑन फर्स्ट 21 days ऑफ सितंबर। वर्गो वालों के लिए ग्रहण होला है 11वें घर में। 11वें घर में ये जो ग्रहण है ये दिखाता है, पहले तो 11वां घर का है 11वां घर बड़े भाई बहन का ज़्यादा माना जाता है। तो ये
कोई आर्गुमेंट अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनके साथ हो सकती है, बड़े जो आपके कजिन्स हैं उनके साथ हो सकती है। और 11 अगर हमारे सोशल सर्कल का भी है, उनके साथ जिनके साथ हम उठते बैठते हैं ना, वो भी 11 वगैरह माना जाता है। तो हो सकता है कि आपके सर्कल के अंदर कोई मिसकम्युनिकेशन हो, कोई आप और सोशल सर्कल। और आज के ज़माने में अगर मैं देखूँ ना तो उसको व्हाट्सएप के ग्रुप मैसेज है ना वो भी 11 वगैरह में आएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ जमा है, सब चैटिंग, सब बात कर रहे हैं, तो ये है। तो आपको उस एरिया में शायद तकलीफ़ होगी, वहाँ आपका अटेंशन वो एरिया मांगेगा। आपका ग्रुप, आपका सोशल सर्कल, ये सब आपका इस वक्त, और बड़े भाई बहन इस वक्त आपका अटेंशन मांगेंगे। रीज़न अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। दूसरी बात, 11वां घर जो है ना वो हमारे मुआवजे का है, मेहनत काम करने के बाद हमें क्या मिलता है। ओके। और 11वां घर फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स भी है कि क्या अकम्प्लिश हम करते हैं, हमें क्या मटेरियल चीज़ मिलती है ना, वो सब 11वां घर है। 11वां घर इसीलिए पैसे के लिए, पैसे का सबसे इम्पॉर्टेंट घर किसी की कुंडली में देखना है ना कि इसके पास पैसा कितना होगा, तो 11वां घर देखना बहुत ज़रूरी है। सेकंड हाउस एंड 11th हाउस। 11th हाउस रोकड़ा है एक्चुअली, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकंड हाउस तो वर्थ है ना आपकी, तो आप कितने पैसे के मालिक है कैसे देखा जाएगा? सिर्फ रोकड़ा नहीं है, उसके लिए आपकी हर चीज़ गिनी जाएगी। आपके पास मकान कितने हैं, ज़मीन कितनी है, गाड़ी क्या है, ज्वेलरी कितनी है, आपके पास हीरे जवाहरात सोना कितना पड़ा है, ये सब कुछ टोटल करोगे तो पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल वर्थ कितनी है, फाइनेंस मटेरियल वर्थ। लेकिन ये घर जो है ना वो प्योर रोकड़ा है, प्योर कैश। याद रखना, जिसकी कुंडली में 11वां घर खराब होगा ना उसके पास कभी रोकड़ा नहीं देखने मिलेगा आपको। हो सकता है वो करोड़ों रुपए की ज़मीन का मालिक हो, फिर भी एकदम पैसा ही ढूंढ रहा होता है, मुझे 2 पैसे इधर से मिल जाए, 2 इधर से मैं कुछ कर लूँ, रोकड़ा नहीं होता। जिसकी कुंडली में 11वां घर बलवान है उसके पास ज़मीन जायदाद हो ना हो, जेब में रोकड़ा ज़रूर होता है, खाते में कैश ज़रूर कुछ ना कुछ पड़ा हो। रोकड़े के किंग, कैश इज किंग कहते हैं ना, तो वो कैश वाले किंग होते हैं। अगर कुंडली का 11वां घर अच्छा है तो हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्या वालों के लिए ये स्थिति जो है वो अपने, अब यहाँ पर ग्रहण हो रहा है ना तो उनको 11th हाउस में अटेंशन जाएगा। इस वक्त कंटिन्यूसली उनको अपने फाइनेंस मेजर करना पड़ेगा। हाँ, मेरे पास अभी कितना पैसा है, ओके, उससे मैं कैश जनरेशन का उनका इस वक्त कोई ना कोई प्लान बनेगा। कैश फ्लो से रिलेटेड इनको कोई नया प्लान, कोई नया स्ट्रक्चर करना पड़े ऐसा लग रहा है। सेविंग के बारे में वो ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे। बेसिकली उनको कैश जमा करना है इस वक्त, बिजनेस के लिए करना है या सेव करके फिर प्रॉपर्टी के लिए करना है। कहीं ना कहीं ये इस वक्त कैश जमा करने के कोई पर्पस के लिए कैश जमा करने के चक्कर में पड़ेंगे, कुछ ये नज़र आ रहा है। तो कैश फ्लो, बड़े भाई बहन वो आपका अटेंशन इस वक्त ज़्यादा मांगेंगे, ये नज़र आ रहा है। अपने शोल्डर से रिलेटेड कोई तकलीफ से आपको गुजरना पड़ सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। एंड ऑल्सो 11वां घर जो है वो बेसिकली आपके डिज़ायर्स का है। इसके कारण होगा क्या कि नॉट ओनली वर्गो वाले अपने कैश फ्लो को इवेल्युएट करेंगे इस वक्त, और देखिए सेकंड हाउस में ग्रहण हो ना तो वो अपनी वर्थ को इवेल्युएट, अपने फाइनेंशियल वर्थ को इवेल्युएट करता है, सारी चीज़ का टोटल करता है। मेरी गाड़ी की कीमत इतनी है, मेरे मकान की कीमत इतनी है, मेरे पास एक और मकान है उसकी कीमत इतनी है, मेरे पास कैश इतना पड़ा गया, मेरी इतनी उम्र हुई, मेरे पास टोटल इतना पैसा है, ये टोटल वर्थ, ये वो इवेल्युएट करते हैं सेकंड हाउस में ग्रहण हो तो। लेकिन 11th हाउस में ग्रहण हो ना तो वो बाकी सारी चीज़ें नहीं देखते, वो कहते हैं कैश फ्लो कितना आ रहा है, कितना धंधा कितना कर रहा है, वो इसमें आता है। क्योंकि 11th हाउस में ग्रहण हो रहा है और 11th हाउस डिज़ायर्स का भी है, तो इस वक्त अपने डिज़ायर्स को भी इवेल्युएट करेंगे, अपने टारगेट्स को भी चेंज करेंगे। वो सोच रहे थे हाँ ओके, मैंने इस टाइम पे राइज सोच रहा था, नहीं अभी इस टाइम नहीं होगा, ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, लग रहा है कि मेरा पे राइज 3 महीने बाद होगा। तो फ्यूचर प्लानिंग जो है वो फाइनेंस को लेकर के उसको चेंज करना पड़ेगा। और अपनी डिज़ायर्स जो है कहेंगे यार मैं वो जॉब चाहता था, अब रहने दो, वो नहीं होगा, ये नहीं करना, कुछ और करना है। तो अपने डिज़ायर्स को चेंज करने, अपने प्लान्स और अपने डिज़ायर्स इस वक्त बदले, और ऐसी चीज़ की डिज़ायर पैदा हो जिसकी टेम्प्ररी, जिसकी शायद आपको कभी ना हो। फॉर एग्जांपल कोई वर्गो वाला लड़का है, उसको जूते का बहुत शौक नहीं है, ठीक है, अलग अलग, इस वक्त टेम्प्ररी उसको जूतों का शौक जाग जाएगा, यार मेरे पास जूते अच्छे नहीं है,
तो ऐसी डिज़ायर करेगा कि जो कभी घर वाले भी जब वो जूते लाएंगे कहेगा हैं ये तो कभी जूते का शौकीन नहीं था, इसको क्या हो गया। या कोई महिला है, आदमी को भी होता है, हैंडबैग का कभी उसको शौक नहीं रहा, उसके सारे दोस्तों के पास सबके पास बड़े महंगे महंगे हैंडबैग रहे, इसको कभी शौक नहीं था। इस वक्त इसको शौक जागेगा, यार मैं भी एक हैंडबैग लेती हूँ या लेता हूँ। लेकर आएगी घर वाले और उसके दोस्त कहेंगे हैं तू तो एकदम सिंपल सादा हैंडबैग यूज़ करती थी, ये तुझे क्या हो गया। तो टेम्पररी, तो डोंट गेट कैरिड अवे, ये टेम्पररी डिज़ायर्स पैदा हो सकती है, ऐसी हो। या ये हो सकता है कि जिसको बहुत ही जूते या हैंडबैग का शौक हो, वो जब 11 घर में ग्रहण होना, वो कहते यार मेरे पास बहुत ज़्यादा जूते और हैंडबैग है, मैंने कुछ ज़्यादा ही जमा कर लिया, ये निकालना है। तो फ्लिप करेगा, ग्रहण जो है वो असर फ्लिप करेगा बेसिकली, तो आपके डिज़ायर्स के अंदर चेंजेस लाएगा। शोल्डर का ध्यान रखना है। अब बढ़ेंगे लिब्रा की ओर। लिब्रा कौन है? जिनका जन्म 22 सितंबर से लेकर के 22 अक्टूबर, ठीक है, 21 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच बीच जो पैदा होते हैं वो सब लिब्रा है। लिब्रा वालों के लिए ग्रहण कहाँ हो रहा है? 10वें घर में। 10वां घर का है 10वां घर करियर का है। तो इस वक्त काम काज में कोई ना कोई बदलाव आपका हो सकता है, हो काम में बदलाव हो, काम में ड्यूटी आपकी बदले, कहीं ना काम पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिले, ये सब कुछ लग रहा है लिब्रा वालों को होगा। काम की जगह पर भी बदलाव होगा। हाँ, काम पर कुछ कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ये घर जो है वो मांगता है अटेंशन। तो ज़रूरी नहीं कि अटेंशन अच्छी वजह से ही मांगता हो। एक किसी भी चीज़ के ऊपर जब आप, कब आपका ध्यान उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जाता है, कब आप उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सोचते हो, या तो वो चीज़ नॉर्मल से ज़्यादा प्लेजर या पेन दे रही हो ना, तब आपका ध्यान उसके ऊपर ज़्यादा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। तो काम, अब काम 10वें घर में ग्रहण हो रहा है, क्या होगा? एक तो आपका काम इस वक्त बढ़ जाएगा, और ग्रहण होने के कारण क्या होगा कि काम पर शायद आपको लगेगा कि मेरे काम पर मेरी कीमत नहीं हो रही, या आप अपने काम की कीमत नहीं करोगे। आपको होगा यार जॉब आपकी अच्छी है, आपको फील होगा नहीं यार मैं तो इससे कहीं अच्छी जॉब मिल सकती है, तो आप काम की कीमत नहीं करोगे, या आप तो जा रहे हो लेकिन आपके काम वाले आपकी कीमत नहीं करेंगे, या काम पर, जॉब पर आपके काम की कीमत नहीं हो, आपकी तो हो, आपको कोई निकाल नहीं रहा, लेकिन आपने जो कुछ अच्छा कर दिखाया ना उसकी कीमत नहीं है। तो लिब्रा वालों का 21 सितंबर से 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 21 सितंबर से एक महीना, तो ये सब लिब्रा है। तो काम पर कीमत न होने वाली फीलिंग इस वक्त देगा, काम बदलने को जी चाहेगा, ये याद रखिएगा। और काम पर किसी तरह का आपके ब्लेम न लगे, ये ध्यान रखिएगा। हर चीज़ 2 बार चेक करिएगा। कोई भी, आप लिब्रा है, आप अकाउंटेंट है, हर चीज़ आपने बराबर चेक करनी है। एग्जाम्पल अकाउंटेंट है, कोई भी, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप लिब्रा है, आप ज्योतिषी है, कुंडली ध्यान से चेक करिएगा, 2 बार चेक करिएगा, बराबर प्लानिटरी प्लेसमेंट समझिएगा, उसके बाद प्रेडिक्शन करिएगा। हर चीज़ में आपका काम आपका अटेंशन मांगेगा। अगर आपने अटेंशन नहीं दिया काम पर, तो तकलीफ ऐसी होगी कि जिस वजह से अटेंशन देना पड़ेगा। ऐसे ही है कि ना, जैसे औलाद है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पहले से औलाद पे ध्यान दो, उसका ख्याल रखो, उसको सही चीज़ें, हर माँ बाप सही चीज़ सिखाते हैं लेकिन अपने काम में पड़े होते हैं, तो कभी कभार औलाद के ऊपर ध्यान कम जाता है। तो या तो आप पहले से औलाद के ऊपर ध्यान दो, उसमें आप इन्वेस्ट करो अपना टाइम अपने बच्चों के अंदर। वो नहीं करोगे और बच्चे कल आगे पीछे गलत रास्ते पे चढ़ गए, तो फ्यूचर में भी आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा, लेकिन पहले या तो उसकी बड़े करने में ध्यान दीजिए, वरना उसकी तकलीफ़ों में या वो कुछ कर ऐसा बैठेगा कि जिसके ऊपर बाद में आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसमें हेल्थ भी आ गई, हर वो चीज़ उसमें आप हमारा अटेंशन मांगेगी। पहले से ध्यान दोगे तो बाद में वो चीज़ आपका ध्यान मजबूरन नहीं मांगेगी। हेल्थ, पहले से आप थोड़े चलते भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को हेल्दी रखते हैं, पहले से आप अपनी हेल्थ का थोड़ा थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। अगर आपने वो नहीं किया ना, आप अनाप शनाप हर चीज़ खा रहे हैं, फैटी फूड खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं एकदम आपने, और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, फैट हमेशा बुरा नहीं होता, और आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते, बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे, तो एक उम्र आपकी ऐसी आएगी, सब चीज़ खा पी रहे, जो दिल करे, सिगरेटें पी रहे हैं ना, फलाना कर रहे हैं, ढिमका, हर सीधी गलत सही चीज़ें कर रहे हैं, करते रहोगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको अटेंशन देना पड़ेगा,
तब बॉडी खुद कहेगा कि तुमने मेरे पे अटेंशन नहीं दिया, बहुत तुमने सिगरेटें फूंकी, अब लंग्स ने जवाब दे दिया, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर तो बड़ा लेट हो जाएगा। तो पहले से ध्यान दीजिए, चाहे बॉडी हो, रिश्ते, अपने दोस्त, अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पहले से ध्यान दो, उनका ख्याल रखो। कल वो माँ का ख्याल नहीं रखा, कल चली गई दुनिया से, फिर क्या करोगे? फिर बैठ के रोगे। तो जब तक है ध्यान दे दो उन चीज़ों के ऊपर, थोड़ा थोड़ा उनके लिए करते जाओ जो कर सकते हो। ध्यान नहीं दोगे, एक दिन फिर एक ऐसा मौका आएगा कि आप फिर उसके बारे में कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये याद रहे। तो कुछ न करने से थोड़ा बहुत तो करना बेहतर है, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे सेविंग हो। सेविंग को आप आज करने बैठोगे, कल मिलियन पाउंड थोड़ी हो जाएंगे आपके पास। थोड़े से शुरू करो। ये नहीं कह सकते ना करके, ये नहीं कह सकते बिल्कुल मेरे पास हो ही नहीं रही। थोड़ी तो करो, एक स्टेप तो लो। एक कहावत है इंग्लिश में कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ 1 स्टेप। आपको 1000 मील दूर जाना है, आपको भारत जाना है। इंडिया यूके से कितना होगा? 7000 मील, 8000 मील, आई डोंट नो, बहुत दूर है। तो इंडिया जाना है आपको यूके से, हज़ारों मील का सफ़र है। शुरू कहाँ से होगा? वो एक स्टेप। पहले आप घर से एक कदम उठाओगे, एक कदम दूसरा कदम बनेगा, दूसरा कदम तीसरा कदम बनेगा, घर से बाहर निकलोगे, टैक्सी पकड़ोगे, बस वो कदम शुरू रहेंगे, फ्लाइट में बैठ के कहीं पहुंचोगे। तो हज़ारों मील का भी सफ़र एक कदम से शुरू होता है, ये याद रहे। बीवी के साथ नहीं बन रही, हस्बैंड के साथ नहीं बन रही, रातों रात कोई आप शाहरुख खान और काजोल नहीं बन जाओगे। वो टीवी पे होती है केमिस्ट्री, वैसे रातों रात में एक स्टेप लो। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके बीच हैं, आप दोनों के बीच, एक प्रॉब्लम ठीक करो पहले, एक छोटे छोटे से। पढ़ाई के लिए भी, बच्चों को भी हम कितना कहते हैं, हम चाहते बच्चा हमारा सब कुछ पढ़ ले, रातों रात डॉक्टर बन जाए। नहीं, एक लेसन, एक होमवर्क, एक स्टेप, वो ज़रूरी है। एक से शुरुआत करो, बाकी तो होता ही जाएगा। तो बात ये है। सो यहाँ पर भी लिब्रा वालों, ये दे विल फील वेरी ओवरवेल्म्ड। उनको लगेगा बहुत सारा काम है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो सारे चक्कर में कुछ नहीं होगा। और सारे काम इतने सारे जब पड़े हो ना, तब इंसान सब काम एक साथ करने जाता है ना, अल्टीमेटली एक भी काम नहीं होता। तो ये याद रहे। तो सारे काम एक साथ करने जाओगे तो कभी कोई काम पूरा नहीं होगा, और दुनिया में सबको खुश करने जाओगे ना, तो भी कोई खुश नहीं होगा। एक व्यक्ति को खुश करो, जिसको कर सकते हैं। आपके पास 100 काम है लिब्रा वालों के लिए, 100 काम मत करने जाओ, एक आध करो, एक पहले करो फिर दूसरा करो। तो एक साथ ओवर बर्डन फील करके सारा काम करने बैठोगे, नहीं हो पाएगा। तो काम पर ध्यान दो लिब्रा वालों के लिए। अब बढ़ेंगे स्कॉर्पियो की ओर। स्कॉर्पियो के बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है ब्रेक का। 5 साइंस है, मेरे पास एक सेगमेंट है, देखते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी, हम स्कॉर्पियो के ऊपर बात करने वाले थे। स्कॉर्पियो से शुरू करना है हमें। नीना जी का मैसेज आया। नीना जी लिखती है, जस्ट टू कंफर्म योर टुडेज प्रोग्राम, यस आई हैव शोल्डर प्रॉब्लम सिंस 5th of this month ग्रहण, बाय द वे इट वाज फॉर वर्गो सन साइन फॉर मी। सो नीना जी का साइन है वर्गो, और नीना जी को शोल्डर में प्रॉब्लम है। हम वर्गो की अभी बात कर रहे थे, वर्गो में बता रहे थे शोल्डर की प्रॉब्लम होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। थैंक यू नीना जी आपके मैसेज का। गीता जी लिखती है, हेलो इमरान, हेलो डियर इमरान। तो हेलो गीता जी। इन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में लिखा है, उनका नाम लिखा है, और उन्होंने कहा कि उनका स्टार साइन कैंसर है, और उनको लियो वाला अप्लाई हो रहा है, एंड उनके जो बेटे हैं वो वर्गो है, और उनको लिब्रा वाला अप्लाई हो रहा है। इंटरेस्टिंग। वही मैं आपको कह रहा था, एक साइन आगे ज़रूर देखिएगा। रीज़न ये है ना कि एकदम बॉर्डर पे ग्रहण हो रहा है, तो एक साइन आगे देखना रिकमेंडेड है। तो जो आपकी जो साइन है, जैसे अभी मैं बता रहा था लिब्रा वालों के, तो लिब्रा वालों को लिब्रा का भी सुनना है, इसका भी सुनिएगा। अब जब एक्वेरियस का बताऊं, अभी पूजा जी का मैसेज था, तो एक्वेरियस का बताऊं तो एक्वेरियस भी सुनिए, पाइसिस भी सुनिए। ये खास ख्याल रहे। मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, मैसेजेस काफ़ी है, नहीं पढ़ पाऊँगा, और लग रहा है कि मैं सारे साइंस पूरे भी नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कैप्रिकॉर्न तक चलिए,
मेरे पास जो नोट्स बने हैं बुलेट पॉइंट्स उसी को पढ़ते हैं, ज़्यादा एलाबरेट करने में मिसमैनेजमेंट, शेयर मिसमैनेजमेंट है, मेरा फॉल्ट है और किसी का नहीं। और या टाइम मिसमैनेजमेंट में मैंने पीएचडी किया है, टाइम मिसमैनेजमेंट में मेरे पास पीएचडी है। अनऑर्गेनाइज्ड डिसऑर्गेनाइज्ड होने में मेरे पास डबल पीएचडी है। तो मेरे पास काफ़ी सारी पीएचडी है। जैसे कहीं टाइम पर पहुंचना हो, लेट पहुंचना हो, तो मैंने उसमें पीएचडी किया है, मैं लेट ज़रूर पहुंचता हूँ। तो कुछ चीज़ों में मैंने पीएचडी की है जिनमें नहीं करनी चाहिए थी, तो उन सारों में कर चुका हूँ। एनीवे, स्कॉर्पियोस की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए ये ग्रहण हो रहा है 9th हाउस में। स्कॉर्पियोस कौन है? जिनका जन्म होता है 22 अक्टूबर से लेकर एक महीना, 22 अक्टूबर से 22 नवंबर तक ये स्कॉर्पियो रहते हैं। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए ये 9th हाउस में ग्रहण हो रहा है। 9th हाउस क्या है? फॉरेन लैंड, अब्रॉड। तो आपका इस वक्त अटेंशन सारा फॉरेन लैंड में, अब्रॉड में जाएगा। आपको कोई यहाँ बैठे अब्रॉड के किसी अफेयर को हैंडल करना पड़ेगा। ओके, तो आपका सारा अटेंशन उधर जाएगा। दूसरा, ये 9th हाउस माना जाएगा फादर एंड फादरली फिगर, उसके लिए माना जाएगा, या अपने रूट्स के लिए। तो इस वक्त आपको कोई डैड के दूर के कज़िन मिल जाए, डैड के दूर के कज़िन का बेटा आपको फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज दे, आपको लगेगा ये कौन है भाई साहब। फिर आपको पता चलता है ये वो बताता है कि मैं आपका कज़िन लगता हूँ। कहाँ से कज़िन लगते हैं ये भी आपको पता नहीं होता, लेकिन आपको बताएंगे आपके कज़िन लगते हैं। तो इस तरह के किसी अपने रूट्स को डिस्कवर करेंगे, ऐसा कुछ होगा। कोई अपने पुराने, कोई आपके दादा के रिश्तेदार ने, डैड के दूर दूर के रिश्तेदार, ऐसा कोई बंदा आपका शायद कांटेक्ट कर सकता है। पुराना बॉस कांटेक्ट कर सकता है, पुराने बॉस के साथ मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, ऐसा होगा। और दूसरी बात यह है कि 9th हाउस में ग्रहण होने के कारण अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी के वहाँ, तो वहाँ आपको आप पे काम का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। जो बॉस की ओर से आपको काम मिलेगा ना, या ये कह लीजिए कि बॉस का प्रेशर कह लीजिए, या आपको अपना काम दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत इस वक्त करनी पड़ेगी। टेम्प्ररी ऐसा हो सकता है। दूसरा, 9th हाउस हमारा पास्ट है। तो पास्ट होने के कारण, यहाँ पर ग्रहण होने के कारण पास्ट का कोई कर्म आपके सामने आएगा। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आपने किसी को पास्ट में बहुत तंग किया था, वो बस आपको मिल जाएगा और आपको उसका काम पड़ जाएगा, और आपको लगेगा यार मैंने इसको तंग बड़ा किया था, अब इससे काम पड़ा है, करे क्या, या मैं इसे बिगाड़ चुका हूँ पहले, अब क्या करें। तो कोई पास्ट का कर्म आपके सामने आएगा, या आपने पास्ट में किसी की बड़ी भलाई की हो, बहुत अच्छा किया हो, पता चला आपको उसी बंदे से काम पड़ गया और उसने आपका काम फ़ौरन कर दिया। तो ये तो फिर आपके पास्ट के ऊपर है, आपने क्या काम किया है। किसी को तंग किया होगा तो वो भी आपके सामने आएगा, किसी का अच्छा किया होगा तो वो भी सामने आएगा। पास्ट का कर्म सामने आएगा, ऐसा लग रहा है ये कुंडली के। हाँ, फिर 9th हाउस में होने के कारण या तो पास्ट की फ्रेंड, पास्ट की गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी जो बेसिकली पास्ट आपके सामने आए, ये लग रहा है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। सो डिपेंड करेगा आपने पास्ट में किया क्या है। दूसरा, 9th हाउस अगेन आपकी ओवरसीज चीज़ों का है। तो ओवरसी मामलों में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा आपको शायद तंग करे। लेकिन ग्रहण का एक काम है। ग्रहण क्या होता है? जब ग्रहण होता है तो एक पहले अंधेरा होता है। आप जब बार सूरज ग्रहण देखते हैं ना, तो सूरज के आगे कुछ आ जाता है, तो पहले आपको ग्रहण में अंधेरा दिखता है। अंधेरा होने के बाद जो उजाला आता है ना, वो उजाला हमेशा ज़्यादा लगता है, ये याद रहे। आप एक मीठी चीज़ खाओ तो मीठी तो लगती है, लेकिन कड़वी चीज़ या पहले कुछ तीखा खाया हो और उसके बाद अगर आप वो मीठा खाओ ना, तो आपको ज़्यादा मीठा लगता है, ये याद रहे। तो पहले आप अपोजिट चीज़ों से जा रहे हो और फिर उससे विपरीत आपके साथ कुछ हो ना, तो उसकी इंटेंसिटी हमेशा ज़्यादा लगती है। फॉर एग्जांपल रोशनी, अब आपके घर में रोशनी है, ठीक है, पता नहीं चल रहा, धीमे धीमे अगर रोशनी आई तो, लेकिन एकदम अंधेरा हो गया थोड़ी देर, और उसके बाद जब रोशनी आप लाइट अचानक शुरू होती है ना, तो वो लाइट ज़्यादा लगती है। हमारी आँख हम एडजस्ट कर रही होती है, प्यूपिल हमारी जो है वो पहले तो इनिशियली ज़्यादा हमेशा लगेगी। ऐसा ही है कि जैसे मीठा खाना है, मीठे के बाद आपने कड़वे के बाद या तीखे के बाद मीठा खाया तो ज़्यादा मीठा, उसका पंच ज़्यादा फील होता है। इसी तरह 9th हाउस में जब ग्रहण होगा ना, पहले तो आपको अंधेरा लगेगा, फॉरेन लैंड में से रिलेटेड कोई दिक्कत या किसी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा आपको, या कोई दूर बैठी हुई चीज़ आपको तंग कर सकती है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, जैसे भी। लेकिन
अल्टीमेटली वो मैटर रिजॉल्व होगा और वहाँ पर उजाला, क्योंकि ग्रहण होने के बाद वहाँ पर रोशनी होती है उस पर्टिकुलर घर में, तो इस घर में अंधेरे के बाद उजाला होगा, तो अल्टीमेटली ठीक होगा। या आपका बॉस आपके साथ अजीब तरह बिहेव करे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद आप कुछ करके दिखाओ और वो अच्छा हो जाए, वो समझे आपकी कीमत, हाँ नहीं यार इसने सही काम किया, तो ये फीलिंग। या आपके पिताजी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे, बेटा ये कर वो कर, आप भी थक चुके हैं, तो आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो काम करो मत, गिव अप कर दो, या तो करके दिखाओ, तो पिताजी भी कल कहे नहीं यार मेरे बेटे ने बड़ा काम किया है। तो इस तरह के पहले वहाँ से तकलीफ आएगी पिता से या बॉस से, और उसके बाद आपके काम की रिकग्निशन होगी, वो कहेंगे यार मेरे बेटे ने, यार मेरे एम्प्लॉय ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो ये स्कॉर्पियो वालों के साथ हो सकता है वो। अब बढ़ेंगे सैजिटेरियस की ओर। सैजिटेरियस वाले कौन है? जिनका जन्म होता है 23 नवंबर से लेकर के 23 नवंबर 78 हो या 88 हो, वो नहीं, 23 नवंबर, ओके, जनरली स्पीकिंग। तो 23 नवंबर से लेकर के 22 दिसंबर, इसके बीच बीच जो पैदा होते हैं वो आते हैं सैजिटेरियस में। माफ़ी चाहता हूँ, मैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस शायद ना कर पाऊँ आज, तो उन लोगों के से हम माफ़ी चाहते हैं पहले ही। आई एम टू बी ब्लेम्ड, मेरा फॉल्ट है, थोड़ा मिसमैनेजमेंट टाइम का था, इस वजह से नहीं कर पाया। आज सैजिटेरियस पे ख़त्म करेंगे प्रोग्राम को, और कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस को हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे, तो इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। मैंने देखिए आज इसलिए कॉल्स भी नहीं ली कि कर पाऊँ, और उसके बाद भी नहीं किया पूरा, सो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। एनीवे, सैजिटेरियस की ओर बढ़ेंगे। सैजिटेरियस वालों के लिए ये ग्रहण हो रहा है 8वें घर में। 8वां घर काहे का है? 8वां घर हमारे अगेन नींद चैन के लिए 8वां घर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये गाना नहीं है, हिंदी का है, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, लौटा दो। वो कौन सा गाना है? वो मेरी, पूरा गाना भूल गया लेकिन क्लिक हो रहा है, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। तो नींद और चैन किससे मांग रहे हैं? ये किसको कह रहे लौटा दो? देने क्यों गए? अपनी नींद और अपना चैन अपने पास रखो। दूसरों को देने जाते हैं, ये रखो मेरी नींद, ये मेरा चैन तुम्हारे पास रखो, और फिर क्या लौटा दो प्लीज़, तो मुझे दे दे। फिर वो बंदा नींद और चैन लेके दौड़ जाता है या दौड़ जाती है, फिर आप भागते हैं उसके पीछे। और नींद और चैन तो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तो आप पुलिस में भी कंप्लेन नहीं कर सकते कि फलाना बंदा मेरी नींद ले गया, फलानी बंदी मेरा चैन ले गई। वो तो होगा भी नहीं, पुलिस कहें कि भाई इसको साइकेट्रिक वार्ड में भेज दो, पागल वागल बंदा हो गया ये दिल की बात है, गानों में अच्छी लगती है, बाकी इसकी तो कंप्लेन भी नहीं हो सकती। हाँ, चेन कोई आपकी ले जाए सोने की तो आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हो, चैन ले जाए उसका थोड़ा कोई पुलिस कंप्लेन होती है। तो अपनी नींद और चैन जो है अपने पास रखिए, ताकि फिर वो गाना गाना ना पड़े कि वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। तो बात ये, मैंने जैसे आपको बताया ना कि हस्बैंड और वाइफ के बीच यही फ़र्क है, दोनों चैन और सोना मांगते हैं, बस बीवी कहती है, लेकिन अलग अलग तरीके से मांगते हैं। बीवी कहती है सोने की चैन दो, हस्बैंड कहता है मुझे चैन से सोने दो। तो बात ये है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसी बीवी मांगती है, ऐसा नहीं है, हस्बैंड भी मांगते हैं, और कभी हस्बैंड भी होते बीवी को नहीं चैन से सोने देते, कुछ भी हो सकता है। सो एनीवे, सैजिटेरियस वालों के लिए ये 8वें घर में ग्रहण हो रहा है। 8वां घर चैन के लिए इम्पॉर्टेंट है। 8वां घर अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए जो घर इम्पॉर्टेंट है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है 4, 8 और 12। ये याद रहे, अगर आप कंटेंट है तो आप हैप्पी है, अगर आप डिसकंटेंट है तो दुनिया भर का भी वेल्थ आपके पास होगा, आप हैप्पी नहीं होंगे। तो ये 3 मोक्ष का त्रिकोण है, ये कंटेंटमेंट और हैप्पीनेस के लिए। 8वां घर जो है वो अपने में हैप्पीनेस ढूंढने का घर है, ये याद रहे। जो इसीलिए मॉन्क्स, साधु, संत, सच्चे संत, फ़कीर, ये अपने आप में या अपने खुदा में, अपने भगवान में, रब में, वाहिगुरु में, जो भी अलग अलग सबकी मान्यता है, उसमें या अपने आप में आनंद, हैप्पीनेस ढूंढते हैं। ठीक है, तो खुद में हैप्पीनेस ढूंढना, तो आत्मज्ञान जिसको फिलोसॉफिकल या वैदिक या ईस्टर्न फिलोसॉफी में जो कहते हैं,
तो ये 8वें घर के अंदर आता है। तो अपने आप के अंदर खुशियाँ ढूंढना और कंटेनमेंट के साथ ही वो आती है, वो 8वां घर उसके लिए माना जाता है। बाकी तो हम जब बाहर खुशियाँ ढूंढते हैं तो ढूंढते ही रह जाएंगे। हमें दुनिया भर का सारा वेल्थ मिलेगा तो भी हम दुखी हो सकते हैं अगर हम कंटेंट नहीं है तो। अगर हम खुश ही नहीं है, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है जो हमारे पास है, तो फिर रोते ही रहेंगे। मेरे पास ये फ़ोन है, अगर मैं इससे खुश नहीं होऊंगा तो मैं रोता ही रहूँगा। और कोई बंदा जिसके पास बिल्कुल सादा सा फ़ोन हो लेकिन अगर उसमें भी खुश है तो उस फ़ोन में भी वो अगर कंटेंट है, उसको लगता है यार ये फ़ोन ठीक है उसके लिए, उसको लगता है कि मेरे पास ये एकदम सादा सा फ़ोन है, तो वो हैप्पी है उस फ़ोन के साथ। और मैं महंगा फ़ोन लेकर के भी अगर मुझे लगे यार इसमें ये भी नहीं है वो भी नहीं है, तो मैं इसमें भी रहूँगा। तो कोई 1 बेडरूम के मकान में खुश है, कोई 5 बेडरूम के मकान में भी रो रहा है कि यार इससे मुझे ये तो मकान बड़ा तंग पड़ रहा है। उसको 5 बेडरूम भी तंग कर रहा है, वो 1 बेडरूम में बंदा आराम से सो रहा है, यार मुझे मेरा घर है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो इधर है सारा कुछ, इट्स ऑल इन योर हेड, सब कुछ माइंड है और कुछ नहीं। और मुझे टीम कह रही है टाइम का माइंड करो, सो माफ़ी चाहते, हम सैजिटेरियस भी आज नहीं कर पाएंगे। तो 4 साइन जो है सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस, इन चारों को हम नेक्स्ट वीक करेंगे। माफ़ी चाहते हैं अगर आज आप लोग डिसअपॉइंट हुए हैं, तो आई एम सॉरी, मैं पूरे साइंस कर नहीं पाया आज। अगेन टाइम मिसमैनेजमेंट, जिसमें मेरे पास बहुत सारी PhDयाँ हैं, उनमें से एक ये है। PhDयाँ जो है जिनमें से PhDयाँ कोई वर्ड नहीं है, लेकिन अगेन तो नेक्स्ट वीक करेंगे मंडे के दिन, ठीक है। आप आई होप हमें माफ़ करेंगे। प्रोग्राम आज का यहीं ख़त्म होता है। जिन्होंने फ़ोन किया शुक्रिया, और उनसे माफ़ी भी चाहेंगे कि आपके आज कॉल नहीं ले पाए, क्योंकि साइंस हमें करने थे एक दिन में पूरे, लेकिन इसमें ना फ़ोन के रहे ना साइंस भी पूरे हुए। तो सब कुछ एक साथ करने जाते हो ना, तब यही होता है। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हो, प्रोग्राम को ख़त्म करना होगा। कोई बात मैंने यहाँ पर कह दी और गलत हो तो मेरी जिम्मेदारी है, आई एम टू बी ब्लेम्ड। और कोई बात मैंने कह दी बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है, तो उसका क्रेडिट हमारे टीचर को जाता है, उनको जाता है जिन्होंने इस पर किताबें लिखी, रिसर्च किया, सॉफ्टवेयर बनाए। और आप लोगों को जाता है, अगर आप फ़ोन करके मुझे कुंडलियाँ ना पूछते तो मुझे कभी कोई चीज़ समझ ही नहीं आती। तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जो लोग ऑफ एयर बात करना चाहते हैं प्रोग्राम के बाद, उनके लिए दूसरा नंबर है, वो है 0203488788। ये नंबर आपकी सेवा में खुला रहेगा। ये नंबर आपकी सेवा में खुला रहेगा अगले समझ लीजिए 1 घंटे तक ऑलमोस्ट। सो आप अगले 1 घंटे तक उस नंबर के ऊपर कॉल कर पाएंगे, 0203488788। ये नंबर आपकी सेवा में एक पूरे घंटे तक खुला रहेगा। हमारी टीम आपको बता देगी किस तरह आप हमसे ऑफ एयर बात कर सकते हैं, लेकिन ये मत समझिएगा कि उस नंबर पे कॉल करने से आपकी सारी तकलीफ परेशानी प्रॉब्लम दूर होगी। मैं ये आपके लिए नहीं कर सकता। मुझे अपनी ज़िंदगी में अपनी तकलीफ परेशानी प्रॉब्लम है, जिस तरह आपको है। मेरी परेशानियों की किस्म, टाइप, इंटेंसिटी डिफरेंट होगी, आपकी डिफरेंट है। हम सब एक ही बोट में हैं, ये याद रहे। कोई मैं आपका सब कुछ ठीक कर दूंगा ऐसा मैं आपके लिए नहीं कर सकता, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। ऐसी उम्मीद के साथ फ़ोन मत करिएगा। अगर आपको कुंडली पढ़वानी है ज़रूर फ़ोन करिए, मैं कोशिश करूँगा। हो सकता है पढ़ पाऊँ, हो सकता है ना पढ़ पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश अपना 100% डालूंगा उसके अंदर, ये खास ख्याल रहे। मुलाकात आपसे मेरी होगी अब माफ़ी चाहता हूँ, मंडे दोपहर को 12 बजे। मंडे तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।